टिपिकली दिस विल बी क्लास 1 बिकॉज हमने अभी तक एक भी सेशन इस पे किया नहीं है। लास्ट वीकेंड पे हमने स्टार्ट किया था बट दैट वाज सैटरडे और 1 आवर में हम लोगों ने केवल कोर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। तो जो आपकी स्क्रीन के सामने है दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमारा ओवरऑल कोर्स क्या होने वाला है, सेशन का ड्यूरेशन क्या होने वाला है, कोर्स करिकुलम क्या क्या कवर करेंगे, प्री रिक्विजिट्स क्या होने चाहिए, सर्टिफिकेशन पाथ हमने डिस्कस किया था एंड हमने लैब को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास क्या क्या प्री रिक्विजिट्स रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो अपार्ट फ्रॉम अजूर का ट्रायल अकाउंट कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का पोर्टल या समथिंग ऐसा हमारे पास ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ओके, github.com एनीवेज इज़ टोटली फ्री। तो उसके बाद संडे को हमारा क्लास हुआ नहीं था, तो आज हम लोग फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं फॉर अजूर डेवॉप्स इंटरली, राइट। तो डे 2 है आज, डे 02 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बिकॉज थोड़ा सा क्लाउड का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, समथिंग वी विल एम्फेसाइज ऑन, बिकॉज क्लाउड की अंडरस्टैंडिंग तो सबको है, बिकॉज कोर्स का रिक्वायरमेंट ही है कि पहले आपके पास अजूर क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम अजूर डेवॉप्स कर सकते हैं। बट हमें एम्फेसाइज करना है व्हाट इज द क्लाउड का सैस ऑफरिंग, ठीक, क्लाउड का सैस ऑफरिंग एंड वी विल टॉक अबाउट बेनिफिट्स, प्रॉस एंड कॉन्स, राइट। Pros and cons when we are comparing to the tools which are self-hosted, right? Self-hosted tool, because बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं जिनको आप खुद से भी होस्ट कर सकते हो, फिर SaaS बेस ऑफरिंग पे जाएं ही क्यों। एंड फिर हम लोग बात करेंगे डेवॉप्स टूल्स की। Okay? Before DevOps tool, the SDLC, the so-called Software Development Life Cycle, काफ़ी बड़ा चैप्टर होने वाला है ये। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस प्रोसीजर हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद डेवॉप्स टूल्स कैसे हेल्प करता है, डेवॉप्स की प्रैक्टिसेस कैसे हेल्प करती है, एंड देन बहुत सारे टूल्स के ऊपर फिर एम्फेसाइज करके हम लोग समझेंगे कि क्लाउड का अजूर डेवॉप्स ऑफरिंग जो है विच इज SaaS बेस्ड ऑफरिंग, वो कैसे हेल्प कर सकता है एंड क्या प्रॉस कॉन्स हैं कंपेयरिंग टू द अदर टूल्स, राइट। तो देखो, क्लाउड क्या होता है वो हम सबको पता है। क्लाउड एक ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम है जो मल्टी टेनेंट फीचर के थ्रू टन्स ऑफ सर्विसेज हमें देता है एज एन ऑफरिंग। सो क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड दो होते हैं मेजरली। प्राइवेट क्लाउड वो जिनमें आप क्लाउड के फीचर्स को ऑन प्रेमिसेस में अपने हार्डवेयर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो और क्लाउड के जैसा फीचर ऑफर कर सकते हो ना। क्लाउड के जैसे फीचर ऑफर करने का क्या मतलब है, जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लाउड के जैसा फीचर ऑफर करने का, उसमें एक है ये कि एक सिंगल आर्केस्ट्रेशन पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक कमांड लाइन या एक पोर्टल होना चाहिए जहां से एवरीबडी कैन मेक देयर लॉग इन। सभी लोग, मैं आप, कोई भी, कोई यूएस में है, कोई जर्मनी में, कोई कहीं से भी कोई भी लॉगिन करेगा तो सब लोग एक ही पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। अब इट इज़ वेरी रिलेटेबल बिकॉज अगर आप अजूर का पोर्टल उठा के देखें, GCP का, AWS का, जितने भी पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं उन सब का, तो सबका URL सेम है। इफ़ यू आर यूजिंग गूगल तो console.cloud.google.com, इफ यू आर यूजिंग अजूर portal.azure.com, AWS देन aws.amazon.com, राइट। तो पोर्टल सबका URL सेम है। तो यानी सिंगल इंटरफेस होना जरूरी है क्लाउड में, दैट इज इंपॉर्टेंट। ना सिंगल इंटरफेस कम्स विथ अ सिंगल ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम। ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम क्या है वो जितने भी आप लोग अजूर से बैच से आए उनको ऑलरेडी पता है डिटेल में। व्हाट इज ऑर्केस्ट्रेशन? ऑर्केस्ट्रेशन इज नॉट ऑटोमेशन, बट ऑर्केस्ट्रेशन होता है जिसमें कि हम एक कोई कंट्रोल प्लेन होता है जो कई सारे नोड्स को मैनेज कर सकता है, शेड्यूल कर सकता है उनके ऊपर अलग अलग तरह के टास्क। तो क्लाउड एक सॉफ्टवेयर है वेब बेस्ड, AWS, GCP, Azure वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर ही तो है जिसमें हम लॉगिन करते हैं। जब आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे एक मल्टी टेनेंसी एक फीचर है। मल्टी टेनेंसी क्लाउड का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट फीचर होता है।
टेनेंट का मतलब है किराएदार, राइट। तो मल्टी टेनेंट का मतलब है जहाँ पे कई सारे किराएदार को आप अकोमोडेट कर सको ना। दिस कैन बी एन एनोलॉजी ऑफ अ होटल, जहाँ पे कि होटल में कई सारे लोग आते हैं, चेक इन करते हैं, बट थोड़ा सा होटल कम फिट बैठता है। रीज़न बीइंग कि टेनेंट किराएदार वो होते हैं जो कि अपना सामान लेके आते हैं, अपने हिसाब से चीज़ों को सेटअप कर सकते हैं। तो किराएदार, जैसे एक कोई अपार्टमेंट है बड़ा सा जिसमें सारे फ्लैट किराए पे अगर देने वाला है, सबका एक ही ऑनर है, एक ही मकान मालिक है, तो वो अपने 8-10 फ्लैट जो कि सिमिलर टाइप के हैं, सिमिलर फीचर सबको दे रहा है, सेम गैस लाइन दे रहा है, सेम इंटरनेट दे रहा है। और आप अपने लिए सोफ़ा अलग ला सकते हो। कोई 3 सीटर सोफ़ा लिया है, कोई 7 सीटर सोफ़ा लिया है, किसी के पास 32 इंच का टीवी है, किसी के पास 72 इंच का टीवी है, राइट। एंड किचन किसी ने अलग तरीके से बनाया है, किसी ने अलग तरीके, तो आपको जैसा मन करे आप करते हो, लेकिन जो कॉमन सर्विसेज हैं, कॉमन सर्विसेज वो सबको सेम मिलती हैं। व्हाट इज कॉमन सर्विसेज? जैसे रूम का एरिया सबका सेम है, रूम में 3 बेडरूम सबके पास है, हॉल सबके पास है, पानी सबको सेम टाइम पे मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी सबको सेम टाइम पे मिलती है, इलेक्ट्रिक गैस का पाइपलाइन सबका सेम टाइम पे, राइट। सिक्योरिटी सबको सेम मिलती है। तो हर चीज सेम मिलती है। जस्ट दैट यू हैव योर ओन स्पेस, जो कि एक दूसरे के स्पेस में लोग इंट्रूडिंग भी नहीं कर पाते हैं, राइट। कि कोई किसी और के घर में घुस जाए, दिस इज ऑल्सो नॉट समथिंग विच इज मल्टी टेनेंट। तो मल्टी टेनेंट यानी बहुत सारे किराएदार। अब ये चीज, अगर ये एनालॉजी है तो क्लाउड में कैसे फिट होती है? क्लाउड में, नॉमी बी ऑन म्यूट प्लीज। क्लाउड में ये चीज कैसे फिट होती है? क्लाउड में भी आप देखो तो सेम portal.azure.com पे कोई टीसीएस कंपनी का एम्प्लॉई है, वो भी लॉगिन करता है, वो भी उनके रिसोर्सेज हैं। समवन इज इन कंपनी XYZ, समवन इज इन कंपनी ABC। सब लोग portal.azure.com को ही खोलते हैं, उसी में लॉगिन करते हैं, लेकिन वो अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईडी से लॉगिन करते हैं। तो उनको अपने सर्वर्स दिखते हैं, अपना स्टोरेज दिखता है, अपने रिसोर्सेज दिखते हैं। मैं अगर लॉगिन करूंगा तो मुझे अपने रिसोर्सेज दिखेंगे। हम ही लोग, आप लॉगिन करते हो अपने अकाउंट में तो आपको अपने रिसोर्सेज दिख रहे हैं। तो वी ऑल आर टेनेंट, ठीक। और हम जिस अकाउंट में लॉगिन करते हैं, दैट अकाउंट टेनेंसी इज आवर स्पेस। उसमें हम अपना VM बनाएंगे, अपना लोड बैलेंसर बनाएंगे, राइट, अपना कुबरनेटिस, अपना डेवऑप्स, सब कुछ अपना बनाएंगे। तो सेम वैसे ही ये क्लाउड जो होता है, ये एक मल्टी टेनेंसी मॉडल में काम करता है, ठीक है। अब जो क्लाउड है उसमें एक ही सर्विस नहीं ऑफर होती, बल्कि बहुत सारी सर्विसेज ऑफर होती है, ढेर सारी सर्विसेज। अगर आपको देखना है कि कितनी सारी सर्विसेज हैं, तो आप अजोर पोर्टल पे जा सकते हैं। लेट्स गो टू अजोर पोर्टल। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट अजोर का पोर्टल है, यूसी portal.azure.com। अगर हमें देखना है कि हमारे पास कितनी सारी सर्विसेज हैं, तो ये हैमबर्गर मेनू है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑल सर्विसेज के ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें अजोर कितनी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो सब दिख जाती है। नाउ इफ़ यू सी, अजोर क्लाउड की ही सर्विसेज यहाँ पे सारी की सारी हैं, और अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑल में हम हैं, इसलिए हर तरह की जितनी भी सर्विसेज ऑफर करता है अजूर, हमें वो सब मिलती हैं। यू सी हियर, सब मिल रही हैं। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी है, जैसे कंप्यूट की सर्विसेज में अगर हम जाएं तो IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में अजूर हमें ये कंप्यूट फ्लीट, वर्चुअल मशीन, SSH की, इमेजेस, इमेज टेम्पलेट, ये सब ऑफर करता है। पैस में ऐप सर्विस ऑफर करता है, अजूर स्प्रिंग एप्स, क्लाउड सर्विसेज, वर्चुअल इंस्टेंसेस फॉर SAP, ये सब ऑफर करता है, ठीक। फिर सर्वरलेस हैं, फिर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग है, या वैसे ही अगर कंटेनर में जाए तो कुबरनेटिस, कंटेनर रजिस्ट्री, कंटेनर एप्स, ये सब ऑफर करता है। डाटाबेस में जाएंगे तो इतने सारे डेटाबेस की ऑफरिंग है आपके पास, जिसमें पार्टनर के थ्रू और खुद से भी, राइट। मोंगो डीबी है, मोंगो डीबी एटलस है, कॉस्मोस डीबी है, इलास्टिक सर्च, बहुत सारी सर्विसेज डाटाबेस की। डेवॉप्स में इफ़ यू गो, इम्पोर्टेंट वन, तो डेवॉप्स में हमें अजूर डेवॉप्स से रिलेटेड फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं, बट मेजरली जो फीचर है वो एक्चुअली ये है, अजूर डेवॉप्स ऑर्गेनाइजेशन। अजूर डेवॉप्स ऑर्गेनाइजेशन ओपन करके इसको क्रिएट करने के बाद आप अजूर डेवॉप्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चले जाते हो, विच इज़ अ टोटली सेपरेट URL, टोटली सेपरेट सर्विस। वहाँ पे आपकी डेवॉप्स की सारे टूल्स की जर्नी स्टार्ट होती है। तो देर आर प्लेंटी ऑफ सर्विसेज जो
कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, खासतौर से पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर हमें ऑफर करता है। आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, हाइब्रिड मल्टी क्लाउड, IoTs, AIML, मॉनिटरिंग, नेटवर्किंग, AR/VR, MR, सिक्योरिटी, स्टोरेज, राइट। बहुत सारी सर्विसेज हमें ऑफर करता है। सेम ऐसे ही AWS या GCP भी हमें बहुत सारी सर्विसेज ऑफर करते हैं। तो व्हाट इज क्लाउड, दैट वी गेट टू नो नाउ। जितने भी क्लाउड होते हैं उनकी जो क्लाउड की सर्विसेज हैं वो 3 फॉर्मेट में मेजरली हमें मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हुआ? इंफ्रास्ट्रक्चर, आप में से कोई है जो एक्सप्लेन करना चाहे व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस? अजूर के क्लाउड में आपने पढ़ा होगा इसको। एनीबडी लाइक टू? Yeah, anything which provides compute resources like RAM, CPU, hard disk, and that infrastructure will be managed by Azure, and we will be managing the resources, infrastructure resources like the virtual machines that we create, and we will be responsible for that. But the underlying hardware, underlying infrastructure will be managed by Azure. We will be responsible for our virtual machines, just to make the changes there, just to power on, power off, backup, those things we will be responsible. But infrastructure part will be taken care by Azure. ओके, दैट्स वेरी गुड। दिस इज इन टर्म्स ऑफ कि IaaS की सर्विस होती क्या है। बट अनदर थिंग, व्हाई वी नीड IaaS सर्विस? Okay, that is, I mean, we don't want to take a headache of managing the infrastructure, hardware, data centers, fans, those things, right? We want to use the resources directly from the data center. We don't want to manage data center. In that case, that is why public cloud came into the picture, and they offer this infrastructure as a service. वेरी गुड, ठीक है, दिस इज फाइन। व्हाट यू सेड इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या होती है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक सर्विस है जो अजूर हमें ऑफर करता है। इस कैटेगरी के अंदर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए, प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए जो इंफ्रा चाहिए होता है। तो हम लोग IaaS क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हम कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं। क्यों हम प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं? क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर हम कोई सॉफ्टवेयर रन करना चाहते हैं, राइट। इट्स अ पिरामिड, टॉप में सॉफ्टवेयर रन करना है। क्लाउड क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारा कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर है जो रन करना है, या बना बनाया कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करना है। सॉफ्टवेयर कहाँ रन करता है? उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे PHP का कोड है, पाइथन का कोड है, जावा का कोड है, उसको रन करना है तो उसे क्या चाहिए? वेब सर्वर चाहिए। वेब सर्वर एक प्लेटफॉर्म है, राइट। अगर आपके पास SQL फाइल है, डेटाबेस है, CSV है, एवरो है, राइट, उन फाइल्स को आपको डाटाबेस के अंदर डालना है तो आपको डाटाबेस सर्वर चाहिए। डाटाबेस सर्वर प्लेटफॉर्म है। आपके पास मेल है, आप मेल किसी को भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, तो वो जो मेल है वो मेल बॉक्स कहाँ बनता है? किसी सर्वर पे। वो क्या है? प्लेटफॉर्म है, राइट। तो वो प्लेटफॉर्म किस पे बनेगा? फिर प्लेटफॉर्म को चाहिए इंफ्रा। और इंफ्रा क्या होती है? इंफ्रा अगर आपके पास है, इंफ्रा एक वो बेसिक रिक्वायरमेंट है या एक बेसिक ऑफरिंग है by using which we can construct, we can frame, we can create, we can fabricate any kind of platform। हमारे पास अगर वर्चुअल मशीन है, लोड बैलेंसर है, IP एड्रेसेस हैं, हार्ड डिस्क हैं, डिस्क, अजूर डिस्क, राइट, तो हम वर्चुअल मशीन्स के थ्रू हम विंडोज़ का कोई सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, लाइनक्स का कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। बट जो अंडरलाइन हार्डवेयर हैं, हम वर्चुअल इंफ्रा की बात कर रहे हैं, राइट, बिकॉज सर्विसेज विल कम एज अ वर्चुअल क्लाउड के। बट जो डाटा सेंटर है, उसके केबल्स हैं, ये सब वो सब मैनेज हम नहीं करते, राइट। तो दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें आपका कोई भी एप्लीकेशन कोड आप रन कर सको, और वो प्लेटफॉर्म बना बनाया हो, यानी कि उसके लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, उसके लिए आपको वरी नहीं होना, ठीक। जैसे वेब ऐप, अजूर में एक वेब ऐप होता है, आपके पास जावा फाइल है, रन करो चल जाएगा। PHP है, रन करो चल जाएगा। पाइथन है, रन, आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाइथन के लिए कोई वेब सर्वर नहीं चाहिए, आपको इनफैक्ट OS के लिए बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, राइट, नथिंग, जस्ट यू कैन रन इट। डाटाबेसेस हैं, डाटाबेस के लिए आपको ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है, कॉन्फ़िगर करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या यूज़र ID पासवर्ड होगा, डन, लॉन्च किया, बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में आती हैं।
सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में वो चीज़ें आती हैं जहाँ पे कि कोई फीचर आप यूज़ करना चाहते हैं, यू डोंट हैव अ कोड बिकॉज कोड की ज़रूरत नहीं है, बट कोई सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज, जैसे लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग एक फीचर है, ओके। डेवऑप्स एक फीचर है। अजूर रिपोजिटरीज या रिपोजिटरीज आप रन करना चाहते हो, आप आर्टिफैक्ट्स स्टोर करना चाहते हो, आप पाइपलाइंस को रन करना चाहते हो, आप अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप टेस्टिंग का प्लेटफॉर्म करने के लिए आप टेस्टिंग आपको करनी है। इन सब चीज़ के लिए आप अगर कोई अ, खुद से कुछ नहीं करना चाहते हो, सारी चीज़ें बनी बनाई हो, आप जाओ सीधा यूज़ करना शुरू कर दो, तो हम उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, SaaS, राइट। SaaS की सर्विस। नाउ SaaS में आपको कुछ सेटअप नहीं करना पड़ता, दिस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, रेडी टू यूज। आपको सेटअप नहीं करना पड़ता, आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो SaaS की सर्विसेज ऐसी बहुत सारी है, जैसे डेटाडॉग एक लॉगिंग मॉनिटरिंग की सर्विस है, राइट। सर्विस नाउ जिसमें आप सब लोग इंसिडेंट वगैरह देखते हो, सर्विस नाउ भी एक SaaS बेस्ड सर्विस है। पहले सर्विस नाउ को ऑन प्रेमिसेस में इंस्टॉल किया जाता था, अब नहीं किया जाता, राइट। SaaS ऑफरिंग है। और भी बहुत सारे, जैसे न्यूरेलिक लॉगिंग मॉनिटरिंग की सर्विस है, SaaS बेस्ड ऑफरिंग है। जीमेल SaaS बेस्ड ऑफरिंग है। ऑफिस 365 वेब एडिशन SaaS बेस्ड ऑफरिंग है, राइट। एवरीबडी इज यूजिंग सेम यूजर, सेम URL, और सारा फीचर भी सेम है। तो ऐसे SaaS की सर्विसेज में अगर कभी भी कोई नया फीचर आता है तो वो हर एक के लिए रोल आउट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि ये पर्टिकुलर फीचर किसी एक टेनेंट के लिए ही हो, हर एक टेनेंट के लिए सेम हो जाता है, राइट। SaaS इज मोर रिलेवेंट विथ होटल वाला एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, मल्टी टेनेंसी का होटल वाला एग्जाम्पल, जिसमें कि आपके पास सारी, सबके पास सेम टाइप का रूम है, सबके पास सेम एमिनिटीज़ हैं, सबके पास सेम टाइप के यूटिलिटीज़ हैं, राइट। टॉयलेटरीज अगर आपको लेनी है तो वो भी सबके पास सेम है। टॉवेल कितने सेट कितने हैं, हैंड टॉवेल कितने बाथ के, सबके पास सेम है। बेड सबके पास साइज सेम है, राइट। बेड लिनन सेम है, सब कुछ सेम है। और आपको कुछ नहीं करना, यू आर सिंपली गोइंग एंड यूजिंग इट। खाना खा रहे हो, सो रहे हो, सारी चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल है। उसको हम लोग SaaS ऑफरिंग बोल सकते हैं। होटल इज काइंड ऑफ मैनेज्ड SaaS ऑफरिंग, बिकॉज उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो वी डोंट केयर अबाउट। हम तौलिया नहीं देखते, हम शैम्पू नहीं देखते, शावर नहीं देखते, आयरन नहीं रखा हुआ है क्या, ये नहीं देखते, राइट। एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर। हम पैसा देते हैं, यूज़ करते हैं और चल देते हैं, वही अपना एक सूटकेस लेके गए, वही लेके चले आए। तो दिस इज कंपेरेटिवली SaaS। नाउ SaaS में बहुत सारे सर्विसेज होती हैं, उन्हीं में से जो अजूर डेवऑप्स है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ADO भी बोलते हैं, आका ADO, ये एक सर्विस है अजूर डेवऑप्स की, जो कि एक SaaS बेस्ड सर्विस है। ये ऐसी सर्विस है जो SaaS बेस्ड है। ना अजूर डेवऑप्स की जो सर्विस है, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज डेवऑप्स। डेवऑप्स एक प्रैक्टिस है, बट किस तरह की प्रैक्टिस है? डेवऑप्स इज ए प्रैक्टिस। जिस प्रैक्टिस, जब भी हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस, कोई डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, तो मतलब उसको कुछ बने बनाए स्टेप्स मिले हुए हैं कि OPD होगी, उसमें पेशेंट्स आएंगे, फिर यू विल हैव लॉट ऑफ डायग्नोस्टिक टूल। सोनोग्राफी करा देना है किसी का, राइट। अल्ट्रासाउंड करा देना है किसी का MRI करा देना है, CT स्कैन करा देना है, ब्लड टेस्ट होगा, राइट। तो उसके पास फीचर्स हैं बहुत सारे, डॉक्टर के पास प्रैक्टिस कर रहा है वो, इसलिए। फिर उसके पास ऑपरेशन थिएटर भी है, सब कुछ है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है। वैसे ही डेवऑप्स जो है वो एक प्रैक्टिस है। अब इस प्रैक्टिस में बहुत सारे टूल स्टैक्स हो सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस किस चीज़ की होती है? जैसे डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस किस चीज़ के लिए कर रहा है? पेशेंट ट्रीट करने के लिए, बीमारी भगाने के लिए। तो डेवऑप्स की जो प्रैक्टिस है वो किस लिए होती है? वो होती है डेवलपमेंट और ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए। इसीलिए इसेंशियली जो डेवऑप्स है उसमें दो पार्ट हैं, डेवलपमेंट, ऑप्स, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस का मतलब होता है प्लेटफॉर्म को मैनेज करना। डेवलपर्स को प्लेटफॉर्म का आइडिया नहीं होता,
और डेव का मतलब होता है डेवलपर्स, यानी कोर डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट करना एंड ऑपरेशन करना दोनों अलग अलग चीज थी। इनको, इनके बीच में एक ग्लू के जैसा अगर कोई काम कर रहा है तो दैट इज डेवऑप्स। So what is DevOps? DevOps is working like a glue between the development process and operational process. What are the DevOps practices? The DevOps practices are the tools and processes which DevOps follows to support SDLC cycle. ठीक? So DevOps is a practice to support SDLC cycle. अब SDLC साइकिल का मतलब क्या हो गया? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया डेवलपमेंट, जब कोड का डेवलपमेंट हो रहा है, टेस्टिंग, जब आपने उसको टेस्ट किया सही है कि नहीं, डिप्लॉयमेंट, आपने डिप्लॉय कर दिया उसको, सब सही है कि नहीं, राइट। उसके बाद प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब हो गया कि उसको प्रमोट कर दिया टू प्रोडक्शन ताकि वो रन कर। ये बहुत हाई लेवल, बहुत हाई लेवल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का व्यू है। मतलब लाइफ साइकिल क्या होती है? जैसे फॉर एन इंडिविजुअल ह्यूमन, व्हाट इज लाइफ साइकिल? यू समवन, किसी का जन्म हुआ, राइट, फिर चाइल्डहुड, एडल्ट्री, वृद्धावस्था, खत्म, राइट। तो पैदा होने से लेकर के वापस ग्रेवयार्ड तक की जो जर्नी है, दैट जर्नी इज अ पर्सन्स लाइफ साइकिल। वैसे ही इसी सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल होता है जहां उसका जन्म होता है, मतलब जहां पे कोड लिखा जाए। अब कोड को लिखा जाता है तो वो डेवलपर्स होते हैं, चाहे कैसा भी एप्लीकेशन हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर हो। एप्लीकेशन को लिखा जाता है, डेवलप किया जाता है ना। जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में जाएंगे तो फिर सॉफ्टवेयर कैसे लिखे जाते हैं? पहले एक छोटा प्रोग्राम होता है, राइट। प्रोग्राम मिलके फंक्शंस बनाते हैं, फिर फंक्शंस मिलके कई सारा बड़ा एप्लीकेशन बनाते हैं, एप्लीकेशन होके सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक, स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोग्राम, छोटा पीस, दैट प्रोग्राम, मल्टीपल प्रोग्राम, फंक्शन, एंड मल्टीपल फंक्शन, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर। ठीक, तो ये लाइफ साइकिल का पहला पीस है जहां पे डेवलपर सॉफ्टवेयर को, एप्लीकेशन को डेवलप करना स्टार्ट करता है। जब कोई सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो डेवलपमेंट करने के लिए वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर का टाइप होता है, जैसे वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है या वो कैसा है, सॉफ्टवेयर का फीचर होता है, ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर करेगा क्या, उससे होगा क्या। हर तरह के सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्रोसेस जो होते हैं, वो जब कोड लिख लिया जाता है तो उसके बाद क्या, उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपर बिल्ड करके पैकेज किया जाता है, बिल्डिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, तो वो बिल्डिंग एंड पैकेजिंग सॉफ्टवेयर का करना, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना कि हाँ बिल्ड पैकेज हो गया, डेवलप होने के बाद अब सब सही चल रहा है कि नहीं, वो दूसरा स्टेप होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं। सब सही से टेस्ट हो गया और सब सारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब टेस्टिंग में भी हम लोग फिर सबको ड्रिल डाउन करेंगे, हर एक स्टेप को, बहुत ज़्यादा स्टेप्स निकले में सभी में। तो वो होता है टेस्टिंग। फिर टेस्टिंग जब कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ पास हो गया, तो फिर हम इसको डिप्लॉय करते हैं किसी इन्वायरमेंट में, लोअर इन्वायरमेंट में, प्रोबेबली डेव इन्वायरमेंट में या सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट SIT इन्वायरमेंट में डिप्लॉय कर देते हैं एक इन्वायरमेंट में। फिर वहाँ पे कोई यूजर उसको यूज करता है, तो टेस्टिंग का ही एक फीचर आएगा डेवलप डिप्लॉयमेंट के जस्ट बाद, जिसको हम UAT करेंगे। अगेन इट इज अ टेस्टिंग बट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि यूजर उसको एक्सेप्ट करता है। अभी इसको और ब्रॉड लेवल पे हम लोग डिफाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को, सारे स्टेप्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में फिर टेस्ट होता है, और जब यूजर सेटिस्फाइड हो जाता है, हाँ सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, देन वो चीज प्रमोट कर दी जाती है। प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब वही जो आर्टिफैक्ट आपने डिप्लॉय किया है लोअर एनवायरमेंट में, देन यू आर डिप्लॉइंग द सेम आर्टिफैक्ट इनटू प्रोडक्शन एनवायरमेंट। ये, और प्रोडक्शन एनवायरमेंट में गया सबके कंजम्पशन के लिए, देन यहाँ पे लाइफ साइकिल हो जाती है एंड, वो पर्टिकुलर वर्जन का एंड हो जाता है। अब फिर नया फीचर आएगा तो नया वर्जन बनेगा, वो वर्जन फिर इसी जर्नी को ट्रैवल करेगा। इस दौरान ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, इस दौरान इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना, गवर्न करना, गवर्नेंस संभालना, राइट, प्रोसेस को ऑटोमेट करना, गवर्न करना, ऑडिटेबल बनाना, सिक्योर बनाना, और
डिलीवरी ऑटोमेटिक करना और प्रोसेस इंप्लीमेंट करके, इसी को हम लोग डेवऑप्स की प्रैक्टिस बोलते हैं। राइट, किसी का भी कोई डेवलपर को पेन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना फ्रीली डेवलपमेंट केवल करेगा। प्लेटफॉर्म वाले को सिर्फ प्लेटफॉर्म मैनेज करना है, उसे कोई पेन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपना ऑपरेशंस देखेगा प्लेटफॉर्म का। बीच में एक बंदा है डेवऑप्स वाला, हम और आप, जो कि जिनको डेवलपमेंट की भी एबीसीडी पता है, उनको प्लेटफॉर्म की भी एबीसीडी पता है। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस ब्रिज को, इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसे बिल्ड करना प्रॉपर ऑटोमेटेड वे में, सब फ्लोज इस हिसाब से करना कि सेटल डाउन हो जाए। इसको हम लोग बोलेंगे डेवऑप्स प्रैक्टिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो डेवऑप्स, अजूर डेवऑप्स जो है, अब इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। अजूर डेवऑप्स या डेवऑप्स, अजूर की बात अगर ना भी करें, इफ यू टॉक अबाउट प्योर डेवऑप्स, देन डेवऑप्स में भी डेवऑप्स एक प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए, इस साइकिल को मैनेज करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो टूल्स, डेवऑप्स के जो टूल स्टैक्स हैं, ये एक ही नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो डेवऑप्स के जो टूल स्टैक्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होते हैं सेल्फ होस्टेड और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं सैस बेस्ड। तो यही है कि जो टूल्स होते हैं वो, अगर सारे के सारे टूल सैस बेस्ड है और एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जा रहे हैं, अजूर डेवऑप्स में डेवऑप्स के सारे टूल हमें मिल जाते हैं एक ही जगह पे, तो अजूर डेवऑप्स हुआ। और सेल्फ होस्टेड है तो आपको हर एक पीस के लिए अलग अलग टूल चाहिए। अब जो मेजर माइलस्टोन्स हैं, मेजर डेवऑप्स माइलस्टोन्स, वो कौन कौन से हैं? पहला माइलस्टोन जो है वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है, ठीक, उसको हम बोलते हैं बिल्ड। ठीक है, डेवलपमेंट के बाद क्या होता है? दूसरा, कोड को डेवलप किया हमने, डेवलप करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं। पहला माइलस्टोन डेवलपमेंट, दूसरा माइलस्टोन बिल्ड। डेवलपमेंट और बिल्ड दोनों डेवलपर अपनी मशीन के अंदर कर सकता है, कोई टेंशन नहीं है। तो डेवलपमेंट जो है ये होता है प्रोबेबली पाइथन में, प्रोबेबली जावा में, प्रोबेबली पीएचपी में। इस केस में डेवलपर को मशीन, डेवलपर की अपनी मशीन के ऊपर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे तो वो अपना काम कर लेगा। राइट, किसी भी डेवलपर के पास सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल होने चाहिए उसकी मशीन में, तो फिलहाल डेवलपमेंट वो कर लेगा, बिकॉज डेवलपमेंट डेवऑप्स का काम नहीं होता। राइट, फिर बिल्ड का जो प्रोसेस है, बिल्ड का जो प्रोसेस है वो आता है। एंड बिल्ड के प्रोसेस में क्या होता है कि हम सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, कोड को बिल्ड करते हैं। अब कोड को बिल्ड कैसे किया जाए? तो कोड को बिल्ड, जैसे पाइथन है, अब सॉफ्टवेयर, इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि लैंग्वेजेस दो तरीके की होती हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर बेस्ड। कंपाइलर बेस्ड वो जिसमें कि कोड अलग होता है, कंपाइल होने के बाद वो दूसरा प्रोग्राम बन जाता है, यानी कोड रन नहीं करता, कंपाइल होने के बाद दूसरा प्रोग्राम रन करता है। ये एग्जाम में नहीं, बट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इफ आई से कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दो तरह के लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेजेस। एनीबडी कैन गिव मी अ डिफरेंस एंड एग्जांपल आल्सो? Yes, I can try to explain. प्लीज। If you talk about Linux, Bash is your interpreter because it interprets the commands that as a Linux admin or system admin type on the terminal. So we consider Bash shell as an interpreter. But if we, let's say I want to execute a Java program, so I need a Java binary first to build it and then compile it. So that Java package is working as a compiler for me.
just to compile the code, whatever is there written in my Java language. So that is compiling, preparing a package, preparing a war file or jar file, Correct. and that is done. Like a Yeah. zip file, you mean? Zip file, we are talking about the programming languages, so zip file Yeah, will not exactly. be treated like. तो पूरे सोर्स कोड को बेसिकली वो जो है ना मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है रन होने से पहले, और जो भी कोई एरर्स होते हैं तो वो शो कर देता है। और नहीं, वो तो दोनों ही शो कर देते हैं। इसकी एग्जांपल C++ है, C++ जावा। इंटरप्रेटर में हम एग्जीक्यूट करते हैं लाइन बाय लाइन, वो कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल में, और क्या नाम है फौरन ही स्टॉप कर देता है। जबकि लेकिन C++ वाले कंपाइलर वाले केस में लाइन वो एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। नहीं, आप जो बता रहे हैं वो डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं। आप एरर एक्सेप्शंस के एंगल से बता रहे हैं। प्रदीप ने जो बताया है वो सही है कि बिहेवियर लैंग्वेज किस टाइप की होती है, वो एक्चुअली कैसे होती है, तो वो उन्होंने जो बोला है वो सही बोला है। एक बार इसको मेरी लैंग्वेज में सबके समझने के लिए देख लेते हैं। प्रदीप ने जो बोला वो ये बोला कि यार कंपाइलर ऐसी चीज होती है जो कि अ, किसी चीज को पहले कंपाइल करती है। मतलब आपने लिखा ABC तो वो डायरेक्ट ABC ही नहीं बोलेगी, बल्कि वो ABC को किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, और वो जो दूसरा फॉर्म है वो फिर एग्जीक्यूट करेगा तो उससे ABCD निकलेगा। ठीक, यानी ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे बहुत आप सब ने सी की प्रोग्रामिंग की होगी, बेसिक बिल्कुल। Right? आप फाइल लिखते हो app.cpp या app.c, या लेकिन आप app.cpp को डायरेक्ट रन नहीं कर सकते, आप इसको कंपाइल करते हो CPP से, और फिर आपको मिलता है a.out जो कि एक बाइनरी फाइल है। ठीक, सी लैंग्वेज की बात हो रही है, C++ लैंग्वेज की बात हो रही है। उस केस में आपका एक a.out करके एक फाइल बनती है ना। ये जो फाइल होती है ये आप रन करते हो, ये बाइनरी है, एग्जीक्यूटेबल है। ठीक, इसको आप रन करते हो तो जो प्रोग्राम में लिखा है वो आता है, यानी कि आपके पास एक एग्जीक्यूटेबल है। नाउ कंपाइलर कौन सा होता है? कंपाइलर तो वो लैंग्वेज है, हमने जो लिखा है वो नहीं होता। हमने जो लिखा है दैट इज अ सिंपल प्लेन टेक्स्ट। हमने app.cpp में हेलो वर्ल्ड का एक सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा है। अब वो हेलो वर्ल्ड का जो भी हमने लिखा है वो अपनी लैंग्वेज में अपने हिसाब से लिखा है, लेकिन जो सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर उसको रीड करता है, उसके इंस्ट्रक्शन को, और उसके बाद उसको कंपाइल करके एक फाइल बना देता है, एंड दैट फाइल इज आउटपुट a.out फाइल। उसको आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड इंटरप्रेटर का मतलब हुआ जैसे पाइथन। ना पाइथन सॉफ्टवेयर तो है, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑल्सो, लेकिन अगर आपने कोई यहाँ पे लिखा app.py, तो app.py को पाइथन के थ्रू जब आप, इट डजंट कंपाइल इटसेल्फ, कंपाइल करके कुछ और फाइल नहीं बनती। app.py एज इट इज रन कर जाएगी, एज इट इज रन कर जाती है। app.py से ही पाइथन स्पेस app.py से ही रन करेगा। तो ये जो है ये एक इंटरप्रेटर है, बिकॉज हमने जो लिखा है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या कर रहा है, उसको इंटरप्रेट करके समथिंग एल्स बता रहा है आपको, डायरेक्ट इंटरप्रेट कर रहा है। इंटरप्रेट करना मतलब ट्रांसलेट करना समथिंग, वो बता रहा है आपको। उसमें कोई एक कंपाइल करके फिर थर्ड पार्टी की चीज नहीं बन रही है। अब अगर हम कंपाइलर के एग्जांपल्स देखें, राइट, तो C++, जावा, राइट, मेजर ये हैं, यस, गो, यस, राइट। इन सब, ये सब जो है ये कंपाइलर वाले हैं। इंटरप्रेटर वाले क्या हैं? इंटरप्रेटर वाले जो है वो हैं जैसे PHP, पाइथन, ठीक है, .NET। .NET में भी कोई बाइनरी नहीं बनती है, बनती है क्या? एनीबडी .NET डेवलपर हियर या फेमिलियर विद .NET?
नहीं सर, वो नहीं बनती है, इसमें नहीं बनती है। नहीं बनती, राइट, नहीं बनती। ठीक है, रिएक्ट नोड जेएस, राइट, ऑल ऑफ दीज कंसीडर्ड है, बिकॉज कोई बाइनरी नहीं बनती इसमें। ठीक है, तो नौमी आप जो बोल रहे हैं वो आप ये बता रहे हैं कि एक्सेप्शंस एंड एरर हैंडलिंग कैसे होता है। तो आपने ये बोला कि जब हम कंपाइलर में, अगर हमारे इस प्रोग्राम में जो हमने लिखा है उसमें अगर एरर है तो कंपाइलेशन के टाइम में ही वो चीज़ पता चल जाएगी, क्योंकि बाइनरी बनेगी ही नहीं। बाइनरी बनना सक्सेस तब तक नहीं होगा जब तक आपका प्रोग्राम करेक्ट नहीं लिखा है, राइट। और अगर बाइनरी बन गई तो मतलब एवरीथिंग वाज राइट। ऑन द अदर हैंड साइड, गॉट इट, एक्चुअली मैं सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते बोल रहा था एक्चुअली। आप सही कह रहे हैं, मैं सी प्लस प्लस के पॉइंट ऑफ व्यू से असल में उसको कर रहा था। आप सही कह रहे हैं, यहाँ पर उस हिसाब से एप्लीकेबल उसमें नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका वो एज इट इज रन करेगा, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा एंड देन आ जाएगा फटाक से, राइट। तो दिस इज व्हाट, दो तरह की लैंग्वेजेस होती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस में जो भी डेवलपर जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा होगा, जिस भी सॉफ्टवेयर पे, सी प्लस प्लस, जावा, गो, PHP, पाइथन, .NET, रिएक्ट, वो उसके पास इंस्टॉल्ड होगा उसके लोकल लैपटॉप में। और डेवॉप्स की जो सीमा परिधि है वो यहाँ से शुरू होगी जब डेवलपमेंट हो चुका है, जब कोड लिखा जा चुका है। लेकिन डेवॉप्स को कोड मिलेगा कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक कंपनी में एक डेवलपर तो होता नहीं है, 10-20 डेवलपर होते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें इस चीज को, तो एक डेवलपर तो होता नहीं है किसी भी कंपनी में। बहुत सारे डेवलपर होते हैं, एक टीम में 10 डेवलपर, और सारे लोग एक ही सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, ऐसा भी होता है, राइट। ऑल दीज 4 डेवलपर्स हियर वर्किंग ऑन सेम सॉफ्टवेयर। अब इस ये अलग कोड पे काम कर रहा है, अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा है, सेम सॉफ्टवेयर के, सेम एप्लीकेशन के अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा है, ये अलग मॉड्यूल पे, ये अलग मॉड्यूल पे, ये अलग मॉड्यूल पे, इन सब के अलग अलग मॉड्यूल्स है, इंडिपेंडेंटली सब लोग काम कर रहे हैं, राइट। अब ये सब का कोड अलग अलग है। अब सबसे बड़ा चैलेंज, डेवऑप्स पहले आया, उसके पहले सबसे बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि ये जो डेवलपर्स हैं ये अपने कोड को एक दूसरे के पास कैसे पहुंचाएंगे। तो डेली पेन ड्राइव लेके ये कॉपी करे इस पे, ये ऐसा वो तो हो नहीं सकता। तो क्या तरीका है कोड को एक दूसरे के साथ शेयर करने का, एक साथ काम करने का, कोलैबोरेटिव वे में। उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। आई कॉल्ड इट एज ना, डेवऑप्स इज अ टूल स्टैक। तो यहाँ पे हमें एक टूल स्टैक की जरूरत पड़ती है, एंड दैट टूल स्टैक इज सोर्स कोड मैनेजमेंट, SCM। वी कैन कॉल इट एज गिटहब या गिटलैब या बिटबकेट, जो भी बोलना है बोल लो। ये क्या है, ये SCM है, यानी सोर्स कोड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और इसको कनेक्ट करने के लिए इनके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम VCS बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, गिट। इसके पास भी गिट इंस्टॉल होगा, इसके पास भी गिट इंस्टॉल होगा, सबके पास गिट इंस्टॉल होगा, गिट इंस्टॉल होगा। गिट वो सॉफ्टवेयर है जो इनके लोकल लैपटॉप पे रहता है, और उसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, गिट के थ्रू ही वर्जन कंट्रोल करते हैं अपने कोड को और उठा के यहाँ पे भेज देता है। अब ये भी भेजता है एक लोकेशन पे, ये भी भेजता है एक लोकेशन पे, इसको हम बोलेंगे रेपोजिटरी, सॉफ्टवेयर की रेपोजिटरी। सब लोग एक जगह भेज रहे हैं। अगर इसने आज जो जो काम किया यहाँ भेज दिया तो ये उसको सिंक कर सकता है, ये उसको सिंक कर सकता है, ये इसको सिंक कर सकता है, तो इन्हें एक दूसरे से कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। और यही एक ऐसा फीचर है जिसमें कि गिट का काम केवल कोड डेवलपमेंट में ही नहीं होता बल्कि बहुत सारी चीजों में होता है, ठीक। तो गिट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज VCS। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है समटाइम्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गिटहब एंड गिट।
गिट एक वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर है जो लोकली डेवलपर के लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल रहता है, जिससे कि वो अपनी जो फाइल लिख रहा है उसको वर्जन कंट्रोल कर सकता है। वर्जन कंट्रोल क्या होता है कि उसने फाइल में लिखा हेलो, कमिट मार दिया, उसका एक वर्जन बन गया। फिर उसने बनाया हेलो के बाद आगे लिखा वर्ल्ड और फिर कमिट किया, उसका एक दूसरा वर्जन बन गया। इन एनी पॉइंट इन टाइम अगर डेवलपर को रियलाइज होता है यार वर्ड गलत लिखा गया है, तो इट डेवलपर विल हैव ऑलवेज एन ऑप्शन कि वो रिवर्ट बैक कर ले, पुराने वर्जन पे चला जाए। नॉर्मल फाइल अगर आप लिख रहे हो तो ये नहीं हो सकता। एंड ये फीचर को लाने के लिए आपके पास लोकली एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं गिट। और गिटहब क्या होता है? गिटहब एक रिपोजिटरी है जहाँ पे कि वर्जन कंट्रोल किया हुआ सोर्स कोड का मैनेज करने का सॉफ्टवेयर है, जहाँ पे कि वर्जन कंट्रोल किया हुआ कोड जो है, जो गिट के द्वारा वीसीएस के द्वारा ऑलरेडी वर्जन कंट्रोल है, ऑलरेडी कमिट्स हैं, उस कोड को रेपोजिटरी पे पुश कर देना ताकि वो जो सोर्स कोड है उसको मैनेज किया जा सके। सोर्स कोड को मैनेज किया जा सके मतलब सोर्स कोड को मैनेज करना मतलब जैसे टीम को मैनेज करना, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, काम डिसाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो सोर्स कोड को मैनेज करना मतलब सोर्स कोड मेरे पास है नाउ, ये अलग ब्रांच पे काम कर सकता है, इसकी ब्रांच अलग हो, इसकी अलग हो, इसकी अलग हो, या कैसे करना है पुल रिक्वेस्ट, फिर ये मर्ज करेगा मेन में, ये मर्ज कर, ये चीजों को मैनेज करना है सोर्स कोड। सो गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट ऑल आर एससीएम सॉफ्टवेयर और गिट इज द वीसीएस, दैट्स अ मेजर डिफरेंस। ठीक, ओके। अब पहला जो चीज है, बोलिए हृदय। विजय सर, मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि ये जो चार लोग अगर एससीएम पे काम कर रहे हैं, सपोजिंगली गेटहेड पे, आप कह रहे हो चीजें सिंक होती हैं, तो ये लोग एक ही फाइल पे काम करते हैं चारों मिलके, या फिर अलग अलग फाइल पे काम करते हैं एससीएम पे? कैसे भी कर सकते हैं। तो फिर अगर उसमें मिस मैनेजमेंट होती है, अगर एक ने कुछ फाइल पे काम किया होगा दूसरा भी सेम पे कर रहे हो, तो फिर नहीं, नहीं ऊपर होता नीचे जी, सीक्वेंस वगैरह? नहीं होता। यही तो एससीएम का फीचर है कि नहीं होता, चीजें मर्ज हो जाती हैं सेम नहीं, फाइल में। मर्ज में इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करती मर्ज होने के बाद, कि किसी का काम ऊपर नीचे हो, सपोज करो किसी ने 3 लाइन लिखी हो और नहीं, अगली 2 लाइन वो सेकंड बंदे को लिखनी हो, लेकिन उससे पहले थर्ड वाले बंदे ने मर्ज पहले कर दिया, तो फिर ऊपर नीचे हो जाए सब कुछ। मैं आपको बताऊंगा आगे, गिट करके चैप्टर आएगा ना, तो गिट में ये इसको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं जो आप बोल रहे हो। मैं अभी इसको बताऊंगा आपको, गिव मी जस्ट 1 मिनट प्लीज। सो उसके लिए एक चैप्टर है हृदय हम लोग का, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम और गिटहब से रिलेटेड ना, अजूर रेपो का पूरा एक चैप्टर ही है। तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं, बट करते हैं, सब लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। कैसे करते हैं वही पढ़ना है। श्योर। सो द फर्स्ट थिंग इज कि जब डेवलपर्स जो होते हैं वो कोड को चेक इन कर देते हैं, है ना। जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं, अपना सामान उठा के दे देते हैं, चेक इन कर देते हैं, तो काइंड ऑफ अपने कोड को चेक इन कर दिया। अब ये एक ऐसी लोकेशन है जहां से कोड इजीली, जो इन्होंने डेवलपमेंट किया है, कोड लिखा है, वो ना सिर्फ एक दूसरे डेवलपर को एक्सेसिबल होता है बल्कि डेवऑप्स के बंदे को भी एक्सेसिबल हो जाता है। अब डेवऑप्स को नहीं मतलब है कि क्या लिखा है क्या नहीं, लेकिन डेवऑप्स के पास कोड आ गया, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है। यहां से डेवऑप्स क्या कर सकता है, इस कोड को लेगा, अगर ये इसने सोचो जावा में लिखा है कोड, तो जावा की बाइनरी थोड़ी इसमें चेक इन होगी, सोर्स कोड चेक होता है भाई, कोड। तो अगर जावा का है तो कोड यहाँ गया, अगर पाइथन का है कोड यहाँ गया,
अगर सी का है, C++ का है, गो का है, कोड यहाँ गया। अब डेवलपर ने कोड लिख दिया, यहाँ पे चेक इन कर दिया। अब डेवऑप्स क्या कर सकता है? डेवऑप्स इससे बिल्ड कर सकता है। डेवऑप्स कोड को यहाँ से लेके, बिकॉज इट्स अवेलेबल सेंट्रली, ये बिल्ड कर सकता है। अब वो अगर सी का कोड है तो बिल्ड करेगा ए डॉट आउट, बाइनरी बनाएगा। जावा है तो जार फाइल या वार फाइल बनाएगा, वेब बेस्ड है एप्लीकेशन या कैसा है, राइट राइट। तो बिल्ड यहाँ से शुरू होता है, कोड से। यहाँ से डेवऑप्स की जर्नी शुरू हो जाती है जब कोड यहाँ तक चला जाए तो। फिर लैंग्वेज कंपाइलर इंटरप्रेटर के हिसाब से डेवऑप्स विल स्टार्ट वर्किंग। मेजर डेवऑप्स माइलस्टोन में डेवलपमेंट, पाइथन, जावा, PHP। दूसरा बिल्ड का प्रोसेस है। बिल्ड लोकल बिल्ड भी होता है जिसमें डेवलपर खुद भी बिल्ड करके कोड को टेस्ट करता है। सर्टिफाइड कोड है, सही कोड है, स्टेबल है, तभी तो पुश करेगा ना, कुछ भी फालतू लिख के तो डालेगा नहीं। तो खुद भी बिल्ड करता है, बट दैट बिल्ड एनीवेज उसके पास लोकल में होता ही है, राइट। अनदर बिल्ड स्टार्ट डेवऑप्स का, जब कोड बढ़िया है, सब चालू है। अब दोनों को पता कैसे चलेगा? क्योंकि दोनों काम करते हैं अलग अलग ब्रांच में, जो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। ब्रांचिंग क्या होती है। तो वैसे सर डेवलपमेंट और बिल्ड हमारा काम तो नहीं होता, मतलब हमारा इससे तो कुछ लेना देना नहीं है बिल्ड करना, बिल्ड ये से तो। हमारा लेना देना बिल्कुल होता है, बिकॉज बिल्ड ओवरलैप है। लोकल बिल्ड होगा तो डेवलपर कोड लिखता है तो बिल्ड करता है जस्ट टू मेक श्योर कि कोड ब्रोक नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बिल्ड तो करना ही पड़ेगा ना। जो अभी नोमी ने बोला, उन्होंने ये वो बता रहे थे ना कि एरर आता है, तो मैंने वो बताया कि जब आपका कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है, राइट, कोड को अगर जब तक बिल्ड नहीं करोगे तब तक पता कैसे चलेगा कि वो सही चल रहा है, ठीक। तो तो लोकल में डेवलपर भी बिल्ड करेगा, लोकल बिल्ड हो गया वो। हम जो बिल्ड करेंगे वो हम फाइनल रिजल्ट के लिए करेंगे, तो हम भी बिल्ड करते हैं। जावा का कोड है तो हमें भी बिल्ड आना चाहिए, इसीलिए हम लोग बहुत डिटेल में मावन पढ़ते हैं, ग्रेडल पढ़ते हैं, नूगेट डॉट नेट के लिए पढ़ते हैं, राइट। क्योंकि मेजरली जावा में एप्लीकेशंस इंटरप्राइज में लिखी जाती हैं। पाइथन के लिए बिल्ड नहीं होता, तो हम पाइथन के लिए बिल्ड टूल नहीं पढ़ते, पाइथन को डायरेक्ट कंटेनराइज कर देते हैं, तो कंटेनर बिल्ड पढ़ते हैं। कंटेनर बिल्ड सब के लिए होता है, बिल्ड हम करते हैं, डेवलपर भी करता है। इट्स अ क्रॉस, मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है। बिल्ड हो जाने के बाद फिर हम करते हैं टेस्ट। अब टेस्ट टेस्ट जो होता है वो कई तरह के हो सकते हैं, बट इवन बिफोर टेस्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड इट एज कोड एनालिसिस। कोड सही से लिखा है कि नहीं, सिंटेक्स वगैरह सब बढ़िया से लिखा है कि नहीं, राइट। फिर फोर्थ आता है कोड वल्नरेबिलिटी, सिक्योरिटी भी आएगी इधर, डेवसेकऑप्स। डेवऑप्स एंड डेवसेकऑप्स हैज नथिंग टू डू विथ कि दोनों एकदम अलग अलग है। डेवऑप्स में ही अगर हम सिक्योर तरीके से डेवऑप्स को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसको डेवसेकऑप्स बोलते हैं। तो डेवलपर ने कोड लिख दिया है, गवर्नेंस, मैंने बोला ना कि डेवऑप्स इज अ गवर्नेंस प्रोसेस ऑल्सो। तो गवर्नेंस कहाँ से आएगा? तो यहीं से आएगा कि अब आपके कोड को आप एनालाइज कर रहे हो कि सिंटैक्स वगैरह सब सही है कि नहीं, जिसको स्टैटिक एनालिसिस बोलते हैं। क्या होता है और डिटेल में आगे आएगा। अभी हम हाई लेवल SDLC के बारे में जान रहे हैं, प्रोसेस क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कोड की जो वनरेबिलिटीज होती है, कोड में ऐसा तो नहीं उसने कोई ऐसा कोड वनरेबिलिटी वाला कोड लिख दिया है जो कि अगर प्रोडक्शन में डिप्लॉय करेंगे तो कोई हैक कर ले तो वीक कोड है। तो कोड की वनरेबिलिटी टेस्ट होती है, ये डेवऑप्स करेगा, राइट। स्टेप होगा फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप जो होता है कोड वनरेबिलिटी, कोड एनालिसिस हो गया, कोड वनरेबिलिटी हो गया, टेस्ट, राइट, बिल्ड हो गया, बाइनरी स्कैन। आपने कोड को चेक किया, आपने बाइनरी को स्कैन किया, बाइनरी अगर बनी है तो बाइनरी को स्कैन करेंगे, उसको भी चेक करेंगे सब कुछ सही है कि नहीं। छठे स्टेप में फिर आप क्या करते हो, फिर आप इन केस यू हैव समथिंग लाइक कंटेनर बिल्ड करना है तो आप कंटेनर को अब डिप्लॉय कैसे करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। डायरेक्ट कोड को डिप्लॉय करना है, कहाँ डिप्लॉय करना है उसके हिसाब से। डायरेक्ट कोड को डिप्लॉय करना है, अजूर में वेब ऐप वगैरह है, डायरेक्ट कोड डिप्लॉय कर सकते हैं वहाँ, तो डायरेक्ट कोड का डिप्लॉय कर देंगे। अगर आपको कंटेनराइज्ड, जो कि 99% आज की केस में हम कंटेनराइज्ड डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो आप फिर उसके बाद क्या करते हो, कंटेनर बिल्ड करते हो। अब यहाँ पे फिर से एक दूसरा बिल्ड हो गया, वो हो गया कंटेनर बिल्ड, डॉकर का बिल्ड करते हैं,
तो एक कंटेनर बिल्ड आता है। अब जब कंटेनर बिल्ड हुआ तो कंटेनर बिल्ड को हम फिर कंटेनर स्कैन करेंगे। क्यों भैया? कंटेनर में कोड के अलावा, बाइनरी के अलावा, बाइनरी तो स्कैन हो चुकी, लेकिन बाइनरी के अलावा जो बेस कंटेनर इमेज है उसके अंदर ओएस से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज भी तो हो सकती हैं, तो उसको स्कैन करते हैं। कंटेनर बिल्ड करते हैं, कंटेनर को भी स्कैन करते हैं। कंटेनर को भी स्कैन कर लिया, उसके बाद जब कंटेनर अब हो गया हमारा, बन गया, राइट, तो इसके बाद हम लोग उसे डिप्लॉय करते हैं। ठीक, डिप्लॉय इन डेव, सब कुछ डिप्लॉय करेंगे। हाँ भाई, डिप्लॉयमेंट हो गया। अब जब डेव में डिप्लॉयमेंट हो गया, राइट, तो अब आता है Please, yeah, I have a question. डिप्लॉयमेंट। What is the difference between code analysis and code vulnerability, and which tools we use for these two phases? वी विल टॉक अबाउट दोज टूल्स ऑल्सो एंड डिफरेंसेस ऑल्सो, Okay. है ना। बट अभी हम लोग बहुत हाई लेवल SDLC के स्टेप्स पढ़ रहे हैं। Okay. तो जो डिप्लॉयमेंट अगर हमने डेवलपमेंट में कर दिया, राइट, अब इसके बाद आता है टेस्टिंग। ओके, टेस्टिंग हालांकि जब हम बिल्ड करते हैं तो उसके पहले भी आता है। एक यहाँ पे टेस्टिंग, अब ये जो टेस्टिंग होती है इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ये जो टेस्टिंग होती है ये होती है यूनिट टेस्टिंग, जो कि डेवलपर ही करता है, एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। हम लोग भले कि इसको लिख देते हैं कि बिल्ड हुआ तो उसके बाद टेस्टिंग हो जाए जरा, है ना। तो बिल्ड का पार्ट ही है टेस्टिंग। ये जो वाली जो टेस्टिंग हम जब बिल्ड करने लगते हैं ना तो उसी टाइम में टेस्टिंग हो जाती है। ये वाली टेस्टिंग बिल्ड करने के टाइम में ही रन करती है, जिसको यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग बोलते हैं, जो कि डेवलपमेंट के टाइम में काम करती है। जैसे जावा का अगर एप्लीकेशन है, जावा स्प्रिंग बूट का, तो उस टाइम में जे यूनिट का यूज़ करते हैं, जो कि अगेन मावन के साथ ही, और मावन टेस्ट कमांड चलाओगे तो टेस्ट भी हो जाएगा, मावन वेरीफाई करोगे तो वेरीफाई हो जाएगा, मावन बिल्ड करोगे, मावन डिप्लॉय करोगे, राइट, मावन पैकेज करोगे तो बाइनरी बन जाएगी। तो यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए डेवलपर ही लिखता है टेस्ट केसेस। क्या होते हैं वो बहुत डिटेल में बिल्ड के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये जो जब डिप्लॉयमेंट हो जाता है तब जो टेस्टिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, फंक्शनल एंड यूजर टेस्टिंग। फंक्शनल और यूजर टेस्टिंग, यूजर जो होता है फिर वो जाता है टेस्ट करता है, या फंक्शनल टेस्टिंग अगर ऑटोमेटेड है तो ऐसे कुकुम्बर फ्रेमवर्क के ऊपर सेलेनियम आपने नाम सुना हो। तो सेलेनियम एक ऐसा टूल है जो चलता है वेब ब्राउज़र में, वेबसाइट खोलता है, वो अलग अलग ऑप्शन पे जाता है, क्लिक करता है और ये देखता है कि कितने रिकॉर्ड रो के आ रहे हैं, करेक्ट रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। कुकम्बर एक फ्रेमवर्क है, सेलेनियम एक टूल है, कुकम्बर एक फ्रेमवर्क है जिसमें कि एकदम ह्यूमन लैंग्वेज टाइप से लिखा जाता है कि गो दिस, क्लिक ऑन दिस, देन रिजल्ट एक्सपेक्ट दिस, ऐसा करके। तो वो उसको पढ़ के सेलेनियम टूल चलता है, वेब ब्राउज़र में खोलता है सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट को, सारे टूल्स को, ऑप्शंस को मैच करता है, उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को देखता है, और जब वो चीज़ें सब सही हैं, राइट, पास हो गया सब कुछ, इतने टेस्ट पास हुए, इतने टेस्ट फेल हुए, ये सब कौन लिखता है? क्यूए टेस्टर्स होते हैं जो ये सब लिखते हैं। डेवऑप्स क्या करता है? सिर्फ एग्जीक्यूट करता है उन्हें। ठीक, तो आता है फंक्शनल एंड यूजर, जिस और यूजर भी क्या करेगा, फिर लॉगिन करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, और लॉगिन करके वो देखता है कि हाँ मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये आ रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये आ रहा है, फीचर तो हो गया इम्प्लीमेंट, डेवलपर ने काम कर दिया, और फिर वो यूएटी साइन ऑफ देते हैं। यूजर फिर क्या देता है? टेस्टर और यूजर दोनों क्या देते हैं? साइन ऑफ, कि हाँ सब सही हो गया। ये मैं आपको इंटरप्राइज में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बता रहा हूँ, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं। और फिर आता है फिर 10th वाले में, फिर 10th में आप क्या करते हो? आप इन चीज़ों को, कंटेनर को देखो, कंटेनर अगर बिल्ड होता है तो कंटेनर बिल्ड के बाद एक स्टेप होता है जो कि इसी का पार्ट होता है, वो होता है अपलोड। कंटेनर बिल्ड हो गया तो कंटेनर को कहीं अपलोड करेंगे ना, अपलोड टू रजिस्ट्री। बाइनरी अगर बिल्ड हो गई तो बिल्डिंग को भी टेस्टिंग करने के बाद अपलोड करते हैं, तो अपलोड टू आर्टिफैक्ट, अपलोड टू आर्टिफैक्ट। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको पता चलेंगे अभी आगे। ओके, फंक्शनल यूजर टेस्टिंग हो गया। अब 10th वाले में फिर हम क्या करते हैं? हम प्रॉड डिप्लॉय करते हैं, और यहाँ पे आके
सारी चीजें खत्म होती हैं। ठीक, यानी कि बिल्ड हुआ, बिल्ड होने के टाइम में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी देखेंगे। तो बिल्ड हुआ तो टेस्ट हुआ, फंक्शनल टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, साथ ही साथ ये गया कहाँ पे, आरटी फैक्ट्री में। जब बिल्ड हुआ तो जो बाइनरी है वो आरटी फैक्ट्री में पुश भी किया जाता है, वर्जन कंट्रोल सेफ, है ना। ओके, बिल्ड के बाद जो स्टेप हमने यहाँ पे देखा, कोड एनालिसिस, वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग, बाइनरी स्कैन, ये सिक्योरिटी वाली जो चीज़ें हैं वो पैरेलल चलती रहेंगी, क्योंकि वो टूल की ही पार्ट है, अलग टूल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं ड्रॉ इस हिसाब से कर रहा हूँ जहाँ पे आपको पता चले कि अलग टूल की ज़रूरत है वहाँ पे। ठीक है सर ये आरटी फैक्ट्री क्या चीज़ है? मतलब बिल्ड टेस्ट तो समझ में आ गया, और ऊपर आरटी आरटी फैक्ट्री पता चलेगा आगे। आरटी फैक्ट्री एक सॉफ्टवेयर होता है, लोकेशन जहाँ पे कि सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखा जाता है, बट डिटेल में अभी पता चलेगा, डोंट वरी। अभी मैं आपको एक विजुअल दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक टूल के बारे में, उनके फीचर वो हैं क्या, उनके नाम वो बताऊंगा। टेस्ट स्कैन, बिल्ड, फिर बिल्ड होके ये अपलोड होके आरटी फैक्ट्री में गया, बाइनरी आपकी। अब वो जो बाइनरी है वो आगे चल के कंटेनर बिल्ड हो सकता है। अगर कंटेनर बिल्ड हुआ तो कंटेनर बिल्ड भी कहाँ जाएगा, आरटी फैक्ट्री में। फिर जब कंटेनर बिल्ड हो जाएगा तो कंटेनर बिल्ड डिप्लॉयमेंट होगा। ठीक, अगेन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो इसको मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद वो चीज़ गई डिप्लॉयमेंट में। कहाँ पे गई, ये कंटेनर बिल्ड के बाद टेस्टिंग होके, सेलेनियम वाली टेस्टिंग डेवलपमेंट पे भी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे किया डिप्लॉय डेव में। और फिर उसके बाद यूज़र की टेस्टिंग हुई, यूएटी यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हुई, उसके बाद डिप्लॉय प्रॉड में। डिप्लॉय हो गया प्रोडक्शन। ठीक, ये एक सिंपल सी साइकिल है, और इस साइकिल में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चीजें होती चल रही। मैंने पहले वाला जो सेशन, ध्यान से इसको सुनिएगा, अगर हम देखें तो ये सारी चीजें जो हैं, सारे स्टेप्स जो हैं, ये काम है, वर्क है। बिल्ड करना इज अ वर्क, टेस्ट करना इज अ वर्क, स्कैन करना इज अ वर्क, कंटेनर बिल्ड करना इज अ वर्क, टेस्ट करना अगेन इज अ वर्क, देन डिप्लॉय करना इज अ काम, राइट। फिर यूएटी में टेस्ट करना इज अ काम, प्रोडक्शन में डिप्लॉयमेंट करना इज ऑल्सो अ वर्क। तो अगर हम देखें तो एक वर्क है जो कि फ्लो हो रहा है पाइप लाइन के अंदर, राइट। पानी की पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन क्या होती है, गैस की पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन। पाइपलाइन क्या होती है, एक एंगल से कोई चीज, राइट, इंटर करता है, दूसरे एंगल से निकल जाता है। क्या फ्लो करता है पाइपलाइन के अंदर, पाइपलाइन के अंदर कुछ ना कुछ फ्लो करता है। ये जो एक एंगल से आया, एक एंगल से निकल गया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लो करना। फ्लो, आता जाता है फ्लो। पाइपलाइन के अंदर फ्लो आ रहा है, वाटर पाइपलाइन है तो वाटर फ्लो हो रहा है, गैस पाइपलाइन है तो गैस फ्लो हो रहा है, राइट। और अगर वर्कलोड का पाइपलाइन है तो वर्कलोड रन कर रहा है। सो इंडिविजुअली ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज वर्कलोड। काम करोगे लोड पड़ेगा, काम का लोड। बिल्ड एक काम है, इसका लोड ये एक है, ये एक है, अलग अलग तरह के वर्कलोड होते हैं। और वर्कलोड फ्लो करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फ्लो।
और वर्क फ्लो किसके अंदर करेगा? पाइपलाइन के अंदर। तो डेवऑप्स पाइपलाइन को मैनेज करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, उसमें काम अच्छे से फ्लो के हाँ सीक्वेंस के थ्रू जाए। करेक्ट। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज जो समझनी है वो ये कि अक्सर पीपल गेट कंफ्यूज विद व्हाट इज पाइपलाइन, व्हाट इज वर्क फ्लो, व्हाट इज द डिफरेंस। क्योंकि हम अक्सर पाइपलाइन बनाने के टाइम में वर्क फ्लो की बात करेंगे। वर्क फ्लो इज नथिंग बट द वर्क स्टेप्स विच आर डिफाइंड इन अ फ्लो। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ढेर सारे वर्क हैं, उन वर्क का एक फ्लो डिफाइंड है। फ्लो चार्ट बनाते हो तो उसमें क्या होता है? फ्लो ही तो होता है काम का। तो अगर एक हम अलग अलग काम का एक फ्लो लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं वर्क फ्लो। यानी कि डिफिनीशन इज अ वर्क फ्लो, बट वर्क फ्लो रन कहाँ करेगी? पाइपलाइन में। सो पाइपलाइन इज व्हाट? CI/CD पाइपलाइन हम बोलते हैं ना। तो पाइपलाइन क्या है? पाइपलाइन टूल है जिसके थ्रू वर्क फ्लो एग्जीक्यूशन होता है, राइट। तो वर्क फ्लो एंड पाइपलाइंस आर कंप्लाइंग टू ईच अदर। वर्क फ्लो में डिफिनीशन है और उस डिफिनीशन का एग्जीक्यूशन पाइपलाइन में होता है, ठीक। तो जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस अगर हम इसको देखें तो इट इज द फ्लो ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि इसी से आपको पता चल जाएगा कि समटाइम्स डेवऑप्स इज आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ CI/CD पाइपलाइन या प्लम्बर, राइट। तो वो सही है, वो गलत नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ आवर पोर्शन इज CI/CD पाइपलाइन, इसीलिए डेवऑप्स ट्रीटेड एज अ काइंड ऑफ CI/CD पाइपलाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हम करते हैं इसका हम जो वर्क फ्लो का ऑटोमेशन पूरा कर देते हैं, वर्क फ्लो का ऑटोमेशन कर देते हैं विथ हेल्प ऑफ CI/CD पाइपलाइनिंग की, ताकि वो सारे काम वन बाय वन अपने आप होते चले जाएं। समथिंग इज गेट ट्रिगर, ट्रिगर भी ऑटोमेटिक हो सकता है, कुछ भी ऑटोमेटिक हो सकता है अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कुछ भी ऑटोमेटिक, कुछ भी मैनुअल, बीच में वर्कफ्लो भी डाल दिया वर्कफ्लो को कि कोई अप्रूवल भी करेगा या समथिंग, ताकि किसी के पास कोई खास काम ना रह जाए। ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस CI/CD पाइपलाइन या वर्कफ्लो मैनेजमेंट कहलाता है, जो डेवऑप्स का एक कोर है, ठीक। और ये कितना इंपॉर्टेंट है, नाउ यू अंडरस्टैंड कि CI/CD पाइपलाइन में करते हैं क्या है? सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, SDLC लाइफ साइकिल मैनेज करते हैं। अब आते हैं टूल्स के ऊपर, ठीक। तो यूजर मैनेज करता है, उसको बोलते हैं गिट, VCS पहला टूल का नाम। सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो गिटहब, गिटलैब, बिटबकेट, बट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अजूर रिपोज। अजूर रिपोज एंड गिटहब दोनों पढ़ेंगे हम लोग। अजूर डेवऑप्स में एक टूल है जिसको हम बोलते हैं अजूर रिपोज। ये यही काम करता है जो गिटहब करता है, यानी गिट के डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर के कोड को रखना। जब हम बिल्ड करते हैं तो बिल्ड के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। बिल्ड बहुत सारे बेसिस ऑफ कौन सा कोड किस में लिखा है। मावेन, ग्रेडल दोनों जावा के लिए हैं, नूगेट .NET वगैरह के लिए, C# के लिए, मैन, सर इधर ग्रेडल। बेसिकली बिल्ड, विजय सर इधर बेसिकली बिल्ड मींस, थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। इधर बेसिकली बिल्ड मींस टेस्टिंग, राइट? मतलब हम टेस्ट करते हैं उस चीज को जो आता है हमारे नहीं पास भैया, डेवलप बिल्ड होके। मैंने अभी अभी बताया ना, बिल्ड क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा, कंफ्यूजन है, इट्स ओके। बिल्ड का मतलब कंपाइल करना। बिल्ड का मतलब सोर्स कोड है app.cpp, बिल्ड किया, उससे क्या बना? A.out बाइनरी। रन क्या करोगे? इसी बाइनरी को। ये है बिल्ड, ठीक। यानी तो सर बिल्ड जो हमेशा ऐप, वो प्रोसेस है जिसमें सोर्स कोड को लेंगे और बिल्ड करेंगे तो कुछ और बनेगा, बस। तो वो सोर्स कोड हमारे पास पीछे से आएगा ना, जो डेवलप करके देगा हमको, मतलब डेवलपमेंट हमारा काम तो नहीं है। हाँ जी, डेवलपमेंट हमारा काम नहीं है, ये तो हम लोगों ने कई बार क्लियर किया कि डेवलपर काम कर रहा है यहाँ पे, हमारा काम तो नहीं होता ना। हमारा काम यहाँ से शुरू होता है, जब वो कोड चेक इन कर दिया तब। ठीक है। अब ये जो टूल्स हैं लाइक मावन, ग्रेडल, नूगेट, इन सब से बिल्ड होते हैं, ये बिल्ड के टूल हैं। नोड, Node.js, NPM, ये सब बिल्डिंग के टूल हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे क्या है ये आगे। टेस्टिंग और स्कैनिंग जो होती है, इसके लिए अगर हम बात करें तो इसमें कोई
किसी भी तरह के टूल का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहीं पे होता है, राइट। जो यूनिट टेस्टिंग वगैरह के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, जैसे अलग अलग टूल है, जैसे जावा है उसमें हम लोग जाको को यूज़ करते हैं, कोड कवरेज, लाइन कवरेज टेस्टिंग, राइट। ओके, सोनार का यूज़ करें, सोनार के थर्ड पार्टी बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे इसमें। कोड क्यूएल टूल है, कोड क्वालिटी, सैस बेस्ड टूल है जो कि इसमें गिटहब में होता है। ये सब जो टूल है इसमें क्या होता है, ये कोड को, इस टूल का इंटीग्रेशन हम इस तरीके से करते हैं ताकि ये कोड को प्रॉपर स्कैन करते हैं। और ये जो टूल है सोनार क्यूब और कोड क्यूब, ये इनका स्कैनिंग करते हैं और उनमें जो प्रॉब्लम होती है वो बताते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग भी हो जाता है, क्वालिटी स्कैनिंग भी हो जाता है, राइट। जैसे एक ही फंक्शन को आप 4 बार डिफाइन ना किए हो, ये एक नॉर्मल चीज़ है कि आपका कोड में फंक्शन एक बार डिफाइन किया है प्रॉपरली, बाकी जगह यूज़ कर रहे हैं एक ही चीज़, एक ही काम के लिए 4 फंक्शन नहीं लिखे हुए, राइट। वो डेवलपमेंट में जाना पड़ेगा तो, बट ये क्वालिटी को मेंटेन करना, क्वालिटी को, उसके लिए ये टूल्स होते हैं, सोनार क्यूब, कोड क्यूब। डिटेल में हम लोग एक एक टूल के जाएंगे, मतलब कि पूरा जर्नी जो हमारा डेवॉप्स का है, एज़ूर डेवॉप्स का, उसमें हम लोग स्टार्ट ऐसे ही करेंगे और हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे। जावा का जो जाको को है, यहाँ पे टाइपोज हो जाते हैं क्योंकि ऑटो करेक्शन है। जाको को जो है उससे लाइन ऑफ कोड में कितने लाइन के लिए टेस्टिंग लिखा है, कितने के लिए नहीं, वो चीज़ आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके हर लाइन, डेवलपर ने अगर हर एक लाइन के लिए टेस्टिंग भी लिखा हुआ है तो सोचिए स्टेबल कोड होगा। तो नंबर ऑफ लाइन कवरेज डेवॉप्स की फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 80% प्लस कवरेज होनी चाहिए, राइट। समीर, क्या क्वेश्चन है? Sir, for each language, there is a different tool, like a हाँ जी, Java for manual, Gradle for which language? Can you tell us? I don't know. यस, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग टूल्स होते हैं, करेक्ट। Gradle के लिए मतलब वो Gradle कौन सी लैंग्वेज के लिए यूज होता है? मावेन और ग्रेडल दोनों ही जावा के लिए होते हैं। अच्छा, कोई एक टूल पढ़ेंगे हम लोग, मावेन, ठीक। आर्टिफैक्ट्री एक बहुत ही, जैसे गिटहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे ही आर्टिफैक्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आर्टिफैक्ट्री वो जगह है जहाँ पे कि बाइनरी स्टोर की जाती है, बाइनरी स्टोरेज भी आप इसको बोल सकते हो। अब बाइनरी किस किस तरह की इसमें स्टोर की जाती हैं, इसमें जार फाइल, वार फाइल, राइट, और इसमें कंटेनर की चीज़ें, डॉकर फाइल, डॉकर स्टोर किए जा सकते हैं। आर्टिफैक्ट्री बहुत तरह की होती है। जे फ्रॉग आर्टिफैक्ट्री, जे फ्रॉग सूजे का एक सॉफ्टवेयर है, जे फ्रॉग, वो आता है, राइट। सोना टाइप नेक्सस, नेक्सस एक सॉफ्टवेयर है आर्टिफैक्ट्री का। हार्बर एक सॉफ्टवेयर है जो, लेकिन हार्बर में केवल कंटेनर ही स्टोर किया जाता है और कुछ नहीं स्टोर किया जाता। वैसे ही हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अजोर आर्टिफैक्ट। ये एक सैस बेस्ड अजोर का टूल है, अजोर डेवॉप्स का टूल है। अजोर रिपोज, अजोर आर्टिफैक्ट। अजोर रिपोज में कोड डाला जाता है, अजोर आर्टिफैक्ट में बाइनरीज स्टोर किया जाता है, और रजिस्ट्रीज भी होती हैं, जैसे ACR, अजोर कंटेनर रजिस्ट्री। ये जो टूल्स हैं ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, ऐसे ही जैसे JFrog। अगर आप गूगल करेंगे JFrog, हियर इज JFrog कम, deliver trusted software in the AI era, fine, that is okay. What are the products? So if we say JFrog Artifactory, JFrog Artifactory is one of the product, JFrog Artifactory बोलते हैं इसको। इसमें सॉफ्टवेयर के आर्टिफैक्ट्स को स्टोर किया जाता है। यूसी इसका फोटो देख रहे हो, ये वीडियो के जैसा कुछ जिस रहा है, इसमें अलग अलग ढेर सारे सॉफ्ट, मतलब पैकेजेस आप ला के इसमें स्टोर करते चले जा रहे हो, स्टोर करते चले जा रहे हो। सबके वर्जन कंट्रोल, आर्टिफैक्ट्री का सबसे खास बात ये होता है कि इसमें जो भी सॉफ्टवेयर आप डालते हो उसका एक एक वर्जन बनता चलता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर बना लिया, उस सॉफ्टवेयर की बाइनरी, तो वर्जन 1 कहाँ है, वर्जन 2 कौन सा है, वर्जन 3 कौन सा है, ताकि कभी भी आप पुराना वर्जन पे रोल बैक कर सको, किसी और वर्जन को देख सको, उस वर्जन में क्या था, डिप्लॉयमेंट करना है तो किस वर्जन का डिप्लॉयमेंट करना है वो सेलेक्ट कर सको। ये सारी चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आपका जो सॉफ्टवेयर है, बाइनरी है, कंटेनर इमेज है, वो किसी ऐसी जगह पे हो जो वर्जन कंट्रोल हो। जैसे कोड का वर्जन कंट्रोल होना जरूरी है, वैसे ही कोड का जो आउटकम है कंपाइल्ड बाइनरी, उसका भी वर्जन कंट्रोल होना उतना ही जरूरी है।
या राइट। तो JFrog आर्टिफैक्ट्री है एक। आप देखो कितने पैकेजेस इसमें स्टोर किए जा सकते हैं, npm पाइथन के, ओके, शेफ के, हगिंग फेस के, गिट के, ये तो गिट भी सपोर्ट करने लगा, स्लैक के पैकेजेस, कुबरनेटिस के पैकेज, इतने मैनेज हो रहा है। 14 नेटिवली सपोर्टेड पैकेजेस एंड फाइल टाइप। हालांकि ये आप इंस्टॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्री नहीं है, पेड है। और सेम ऐसे ही अजूर में होता है, जिसको अजूर आर्टिफैक्ट बोलते हैं। अजूर आर्टिफैक्ट में भी इस तरह की चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। वैसे ही सोना टाइप नेक्सस भी है। सोना टाइप नेक्सस, आप सोचो कोई भी कंपनी किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक सॉफ्टवेयर पर रहेंगे। अब कोई कंपनी सोना टाइप नेक्सस यूज कर रही है, कोई कंपनी जो अजूर नहीं यूज कर रही है वो या तो सोना टाइप नेक्सस या JFrog आर्टिफैक्ट। अगर कोई कंपनी अजूर यूज कर रही है तो अजूर में ऑलरेडी अजूर आर्टिफैक्ट है, तो उसे अलग से पैसा देने की जरूरत ही नहीं है इन सारे सॉफ्टवेयर के लाइसेंस के लिए। और SaaS बेस है तो ना तो इंस्टॉल करने की टेंशन लेनी है, ना तो उसे मैनेज करने की टेंशन लेनी है, तो उनके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाता है, राइट। तो हर तरह का टूल है, किसी भी एक टूल को आप यूज करते हो, किसी भी एक टूल को आप यूज करते हो। तो सोनोटाइप नेक्सस रिपोजिटरी जो है ये भी बाइनरी आर्टिफैक्ट का मैनेजमेंट के लिए होती है। इसको ये आप, इसका ओपन सोर्स वर्जन भी आता है, आप चाहो तो आप उसे इंस्टॉल करके उसके साथ खेल सकते हैं। बोलिए प्रदीप। एज्योर रेपो का बैकएंड एससीएम टूल क्या है और अजोर आर्टिफैक्ट्री? रेपो, अजोर रेपोज खुद एक टूल है, उसका कोई बैकएंड नहीं है। नहीं, अच्छा, कोई ओपन सोर्स ऐसा कोई यूज नहीं कर रहा है नहीं, ये, ओपन जैसे सोर्स है, सैस बेस्ड टूल है। अजोर का क्लाउड का सर्विस ऑफरिंग है वो। और कोई बैकएंड में कोई ना कोई तो यूज कर ही रहा होगा, जैसे अरे आर्टिफैक्ट की खुद बात कर खुद रहे का हैं, डेवलप होगा मस्ट ना बी वो, यूजिंग इसको सम क्यों। JFrog, नेक्सस, हार्पर। नहीं नहीं नहीं, वो खुद यूज करेंगे ना अपना अजूर आर्टिफैक्ट। उनको सोचो, सोना टाइप नेक्सस या JFrog किसी ने डेवलप किया है, किसी टीम ने, राइट। अजूर के पास क्लाउड ऑफरिंग है, वो किसी और का लेगा तो उसको लाइसेंस कॉस्ट देनी पड़ेगी, क्यों देगा वो अपना खुद का डेवलप करेगा ना। तो अजूर आर्टिफैक्ट अजूर का खुद का डेवलप किया हुआ टूल है, उसका कोई बैकएंड नहीं है। Okay, but functionality wise, it is similar to फंक्शन इज this. सेम, फंक्शन इज सेम। Same. सोना टाइप नेक्सस का भी फंक्शन सेम है, आर्टिफैक्ट स्टोर होते हैं, वर्जन कंट्रोल होता है। JFrog का भी वही है, आर्टिफैक्ट स्टोर होते हैं, वर्जन कंट्रोल होता है। गिटहब में भी वही है, गिट्टी में भी वही है, आर्टिफैक्ट स्टोर होता है, वर्जन कंट्रोल होता है। सेम वैसे Okay. ही अजूर आर्टिफैक्ट में बाइनरीज स्टोर कर सकते हो, वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है। आर्टिफैक्ट्री या उसके बाद आता है कंटेनर बिल्ड। नाउ वी ऑल नो कंटेनर को बिल्ड करना है तो डॉकर चाहिए। डॉकर एक टूल है जिससे कंटेनर को हम लोग बिल्ड करते हैं। कंटेनर को बिल्ड कर लेंगे तो कंटेनर की इमेज भी कहाँ जाएगी, आर्टिफैक्ट्री में, या तो आर्टिफैक्ट्री में जाएगी या तो रजिस्ट्री में जाएगी। अब जैसे अजूर अजूर में जो अजूर का आर्टिफैक्ट है, जैसे JFrog और नेक्सस जो है, इसमें बाइनरी आर्टिफैक्ट भी सपोर्ट करता है, कंटेनर आर्टिफैक्ट भी सपोर्ट करता है, दोनों अलग अलग आर्टिफैक्ट्स होते हैं। बाइनरी आर्टिफैक्ट और कंटेनर आर्टिफैक्ट दोनों सपोर्ट करता है JFrog और नेक्सस में, सॉफ्टवेयर में। अजूर आर्टिफैक्ट में सिर्फ आर्टिफैक्ट सपोर्ट करता है बाइनरी वाला, कंटेनर वाला नहीं करता। कंटेनर वाले के लिए अजूर कंटेनर रजिस्ट्री में स्टोर करना पड़ता है, दो टूल यूज करने पड़ते हैं। JFrog सोना टाइप नेक्सस यूज कर रहे हैं तो एक ही टूल में दोनों काम हो जाता है। हेल्म हार्बर, चार्ट्स के लिए क्या यूज करना होगा? हेल्म चार्ट के लिए सेम वही, हेल्म चार्ट JFrog नेक्सस हेल्म चार्ट सपोर्ट करता है आराम से। और हमारे यहाँ पे एज्योर आर्टिफैक्ट होगा, अजूर हेल्प। आर्टिफैक्ट सपोर्ट करता ओके। है। और बाइनरी के लिए रिपीट करो ना, एक बार रिपीट करना है फिर। बाइनरी के लिए कौन सा और कंटेनर इमेज के लिए कौन से ये यूज हो रहे हैं? बाइनरी सभी में होते हैं, JFrog में भी बाइनरी होता है, जार फाइल अपलोड कर सकते हैं, नेक्सस में भी, हार्बर में नहीं, ACR में नहीं। हार्बर और ACR केवल कंटेनर रजिस्ट्री सपोर्ट। JFrog, नेक्सस, अजूर आर्टिफैक्ट, इन सब में बाइनरीज अपलोड होती हैं। लेकिन JFrog और नेक्सस क्योंकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं, इनमें सभी कुछ सपोर्ट करता है, अच्छा, तो ठीक है। कंटेनर बिल्ड हम डॉकर से करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो, इसका डॉकर बिल्ड सब में डॉकर ही होता है, कोई अजूर का अलग से स्पेशल टूल नहीं है, डॉकर ही होता है। टेस्टिंग जो होती है वो हम सेलेनियम से करते हैं, ओके।
थर्ड पार्टी टूल सेलेनियम है। अजूर के अंदर एक पेड टूल है जो हम लोग अन्य से अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं पाएंगे, जो फंक्शनल टेस्टिंग है वो, क्योंकि वो 15 दिन का केवल लाइसेंस मिलता है ट्रायल बस, और मेरे पास जो अकाउंट है वो उसका ऑलरेडी ओवर हो चुका है लॉन्ग बैक 7-8 साल पहले। तो सेलेनियम टूल है टेस्टिंग के लिए, जनरली वाइडली जो एडॉप्टेड टूल है उनकी बात हम करें। डिप्लॉयमेंट जब हम करते हैं तो डिप्लॉयमेंट हम कहाँ कर सकते हैं? डिप्लॉयमेंट तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। हम कुबरनेटिस पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, राइट। हम वेब ऐप पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे भी हमें डिप्लॉय करना है। मेजरली हम कुबरनेटिस पे करते हैं, बट कहीं पे भी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं जो आपने बनाया, जिसको आप रन करना चाहते हो वो यहाँ पे। यूएटी एक मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस है, इसमें कोई टूल नहीं लगता, क्योंकि यूजर एक्सेप्ट करेगा फीचर को मैनुअली टेस्ट करके। इट्स अ मैनुअल टेस्टिंग, कोई ऑटोमेशन नहीं। और डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन में होगा, अगेन जो चीज़ यहाँ पे होगी देव में, वही चीज़ डिट्टो यहाँ पे होगी। प्लेटफॉर्म का प्रोविजनिंग भी किया जाता है, राइट। जैसे कुबरनेटिस क्लस्टर के अलावा अगर कोई चीज़, कोई, अब ये हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल। वैसे ही प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग लाइफ साइकिल भी होती है। प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग लाइफ साइकिल यहीं पे लिख देता हूँ। So I'm going to draw a simple line here and प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग लाइफ साइकिल की बात करें। प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग लाइफ साइकिल का मतलब ऐसा होता है कि जैसे पाइपलाइन से ही, पाइपलाइन में वर्कफ्लो होता है तो किसी भी तरह का वर्क हो सकता है। ऊपर जो हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्कफ्लो है, और प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग का वर्कफ्लो भी हो सकता है। प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग के वर्कफ्लो में यही वाला कोड यहाँ आएगा, उसमें टेराफॉर्म का कोड, सॉफ्टवेयर के कोड की जगह पे आपने टेराफॉर्म का कोड लिखा, ठीक, कोड ही तो है, टेराफॉर्म का कोड लिखा। अब वो टेराफॉर्म का जो कोड है वो आपका यहाँ पे एक सिंगल पाइपलाइन बनेगी, बस वो क्या करेगा? प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग की एक सिंगल पाइपलाइन, छोटा सा काम बस डिप्लॉयमेंट का, और ये आपका प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बन गया। अब प्रोविजनिंग के लिए हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, मेजरली टेराफॉर्म यूज करते हैं, ठीक। तो ये प्रोविजनिंग की पाइपलाइन हो गई जिसमें कंपैरेटिवली कम स्टेप्स होंगे, राइट। और एसक्यूएल का डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हैं उसका अलग हो सकता है कोड, क्योंकि इसमें सिर्फ एप्लीकेशन का कोड ही नहीं रखते या उसी को डिप्लॉय नहीं करते। एसक्यूएल होगा, डाटाबेस में डिप्लॉय करेंगे, एसक्यूएल का कोड हो सकता है, टेराफॉर्म का कोड हो सकता है प्लेटफॉर्म प्रोविजनिंग के लिए, एंसिबल का कोड हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए, सॉल्ट स्टैक, सेफ पपेट किसी का भी कोड हो सकता है। तो जो कुछ कोड होता है इंटरप्राइज में, हर तरह के कोड को हम कहाँ रखते हैं? सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम में, क्योंकि डेवलपर सब उसमें काम। अब इसमें क्यों रखते हैं? ताकि वर्जन कंट्रोल हो, कोई चीज़ गलती से लिख गई तो उसका वापस आ जाए, प्लस इसमें यह भी पता चलता है कि किस लाइन को किसने लिखा है, पूरा ऑडिट ट्रेल रहता है। इसीलिए कोड पे काम कर रहे हैं इंटरप्राइज में तो कोड, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम बिकम्स योर इनएविटेबल टूल, ठीक। तो ये एक सिंपल आर्किटेक्चर है। हम लोग का जो पूरा प्रोसेस है वो इन सब को पढ़ना है टूल्स के साथ। इससे भी पहले एक और छोटा सा प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसको प्रॉबेबली हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये जो डेवलपर काम कर रहे हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं, उस चीज को डिसाइड करना, हम अपने सॉफ्टवेयर में क्या फीचर ला रहे हैं क्या नहीं, इस चीज को, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यानी कि जैसे हम लोग किसी को, किसी इंजीनियर को इंसिडेंट असाइन करते हैं, वैसे ही डेवलपर्स को हम लोग स्टोरी असाइन करते हैं, कहानी, कि तुम इस पे काम करो, कहानी लिखो, जरा लिख के आओ, और वो जो कहानी लिख के आएगा वो पूरा गिटहब में डालेगा या अजूर रिपोर्ट्स में डालेगा, और उसी की कहानी को हम प्रोसेस करके प्रोडक्शन में डिप्लॉय मार देते हैं। तो डेवलपर्स जो है वो कहानी पे काम करता है, लेकिन उसको कहानी कोई बताता है, डिफाइन करता है, उस कहानी का क्राइटेरिया होता है अलग अलग, उसके डिस्क्रिप्शंस होते हैं,
कौन सी कहानी किसको असाइन की जाएगी, किसको स्टोरी असाइन की जाएगी, इसका एक प्रोसेस होता है। एक टीम होती है प्रॉपर जो कि मैनेज करती है, हाँ तुम इस पे काम करोगे, तुम इस पे काम करोगे, डेली पूछती है तुमने किस पे काम किया कल, आज किस पे काम कर रहे हो, कोई ब्लॉकर तो नहीं है, कहीं अटके तो नहीं हो। टाइमलाइंस होती हैं डिलीवरी की सबकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये सब चीज़ों को जो मैनेज करते हैं, जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं, उसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो काम है वो उसके लिए भी टूल होता है, बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हैं, जैसे एटलासियन का टूल है जिसको बोलते हैं जीरा, ठीक। वैसे ही अजोर में टूल है जिसको हम बोलते हैं अजोर बोर्ड, अजोर डेवॉप्स में टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं अजोर बोर्ड। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ ही इन्होंने जो कुछ भी किया है इसका डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो टूल यूज करते हैं, एटलासियन का टूल है एक, एटलासियन का एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फ्लुएंस, आप सब में कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, फेमिलियर भी होते हैं। अजूर में हम लोग बोलते हैं इसको अजूर पीकी। Just give me 1 minute. Someone is knocking the door. I'll be back and Samir will ask. कॉन्फ्लुएंस वैसे ही अजूर में होता है जिसको हम बोलते हैं अजूर विकी। तो ये सब कुछ मिलते हैं तब जाके ओवरऑल डेवऑप्स का प्लेटफॉर्म प्रैक्टिस के लिए बनता है। बोलिए समीर। तो डेवऑप्स में कौन से टूल पे सबसे ज्यादा मैनुअल वर्क होता है? अगर ऐसे बोल, कौन सा टूल सबसे ज्यादा टेक्निकली काम कौन से टूल पे होता है जिसमें ज्यादा मैनुअल वर्क की जरूरत है? कुबरनेट्स, टेराफॉर्म, नहीं तो ये तो डिप्लॉयमेंट के है, वन क्लिक में बुलना हो जाता है। देखो, मैनुअल तो सब पे काम होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्योंकि ये हमेशा रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है। आपका नॉइज आ रही थी समीर, तो मैंने म्यूट किया आपको। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे जो टूल्स हैं सब्जेक्टिव हो, यूज केस के ऊपर है। जैसे बिल्ड वगैरह देखे तो ये ऑटोमेटिक किया जा सकता है आराम से, तो ये तो ऑटोमेटिक ही होते हैं जनरली। कुबरनेटिस एक टूल है जिसमें कि उसका क्रिएशन डिप्लॉयमेंट वगैरह मैनुअल होता है। सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट ऑटोमेटिक भी किया जा सकता है और मैनुअल भी, डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से काम करती है। ये बहुत सब्जेक्टिव है और हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे ओवरऑल वो किसी भी कंपनी के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और सिक्योरिटी और उनकी प्रैक्टिस और उनकी पॉलिसी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। कोई बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस है कि ये करना होता है ताकि ये क्वालिटी मेंटेन हो। डेवऑप्स में एवरीथिंग इज अबाउट एज मच एज पॉसिबल ऑटोमेशन। और पॉसिबल मैं क्यों बोल रहा हूँ, एज मच एज पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत सब्जेक्टिव है। आपकी कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस, पॉलिसीज और बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, टोटली डिपेंड्स। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस सिर्फ एक ही है, थंब रूल एक ही है डेवऑप्स का, एज मच एज पॉसिबल ऑटोमेशन कर दो, एज मच एज पॉसिबल सिक्योर कर दो, राइट। बस मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। सो इस बहुत सब्जेक्टिव है, इसलिए इसका कोई अलग से नहीं है कि ये काम मैनुअल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये काम ऑटोमेटिक होगा ज़्यादा से। ठीक है समीर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है।
Yes, sir. ओके, ये एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है जो मैं आप लोगों को अभी यहाँ बता। क्लाउड का एक मैंने ब्रीफ आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग दिया कैसे होता है, क्लाउड क्या होता है, IS पैच एंड SaaS का। सो वी आर गुड नाउ। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग चलेंगे और देखेंगे अजोर में, अजोर का डेवऑप्स। अजोर डेवऑप्स एक SaaS बेस्ड सर्विस है। जो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, इतने सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो सोचो कि अगर प्रॉस एंड कॉन्स की हम बात कर रहे हैं, तो सोचो अगर किसी कंपनी को जो अजोर डेवऑप्स, क्योंकि अलग अलग टूल अवेलेबल हैं तो जरूरी थोड़ी है कोई अजोर डेवऑप्स ही यूज करे, है कि नहीं। CI/CD पाइपलाइन, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को किस टूल के थ्रू किया जाता है, मैंने अलग अलग स्टेप्स तो बताए, लेकिन ये पूरा का पूरा चीज किससे होता है, तो पूरा का पूरा चीज जो होता है उसको बोलते हैं CI/CD। और ये जो टूल है ये तो बहुत ही ज्यादा है। जेनकिंस हम लोग जो यूज करेंगे वो है अजोर पाइपलाइन, गिटहब एक्शंस, गिटलैब वर्कफ्लोज, राइट। बहुत सारे टूल्स हैं यार, बैम्बू, गो CD, सर्कल CI, इतने सारे टूल्स है कि पूछो ही मत। ट्राविस, बहुत सारे टूल्स है। किसी भी कंपनी को कोई सा भी टूल्स एडॉप्ट कर सकती है। आपकी कंपनी अगर जेनकिंस यूज कर रही है, जेनकिंस के साथ भी ये डॉकर, सेलेनियम, कुबरनेटिस, माविन, ग्रेडल, नूगेट, अजोर रेपोज की जगह पे बिट बकेट एटलासियन का मान लो, या गिटलैब या गिटहब, कोई भी यूज कर सकती है। जेफ्रॉग आर्टिफैक्टरी नेक्सस यूज कर सकती है, अलग अलग टूल यूज कर सकती है। प्रॉस एंड कॉन्सेस क्या है, इसमें से ज़्यादातर ऐसे टूल्स हैं जिनको कि सेल्फ होस्ट किया जाता है। जैसे जेफ्रॉग नेक्सस को सेल्फ होस्ट किया जाता है, इनके SaaS वर्जन नहीं है। जेनकिंस SaaS नहीं होता, खुद आप इंस्टॉल करते हो। गिटहब, गिटलैब तो SaaS बेस होते हैं। बैम्बू, गो CD, सर्कल CI, ट्राविस, इन सबको इंस्टॉल करते हो आप। इंस्टॉल करोगे तो उसका पूरा मैनेजमेंट भी आप ही का होगा। एक ओवरहेड होता है, लाइसेंसिंग कॉस्ट होती है। इंटरप्राइज में बिना लाइसेंस और बिना सपोर्ट के कोई चीज़ हम नहीं रन करते, वहाँ पे एक प्रॉब्लम होती है, राइट। बट जो कंपनी, बिकॉज मैंने बोला ये बहुत सब्जेक्टिव होता है पूरा डेवॉप्स का प्रैक्टिस, तो जो कंपनी किसी भी थर्ड पार्टी टूल को, कैसे भी किसी भी टूल को यूज़ करके अपना पूरा डेवॉप्स प्रैक्टिस कंप्लीट करना चाहती है वो कर सकती है। हर एक टूल कैपेबल है, हर एक टूल में हर तरह के फीचर्स होते हैं। एग्जीक्यूट करने का तरीका, लिखने का तरीका, प्रोसेस मैनेजमेंट का तरीका सब अलग अलग होता है, लेकिन टूल्स होते हैं। अब कोई कंपनी जो अजूर यूज़ कर रही है और उसे अलग अलग तरह के टूल्स का ओवरहेड नहीं लेना है, तो वो अजूर डेवऑप्स यूज़ करेगी। और अगर कोई कंपनी अजूर डेवऑप्स यूज़ करती है या गिटहब एक्शंस यूज़ करती है, गिटहब गिटहब भी एक SaaS बेस्ड टूल है, और गिटहब में भी हर तरह की चीज़ है। गिटहब का कंटेनर रजिस्ट्री भी है, GHCR। गिटहब में आर्टिफैक्ट्स भी स्टोर होते हैं। गिटहब में सिक्योरिटी टूल्स भी है, गिटहब में बिल्ड टूल भी है, गिटहब में पाइपलाइन टूल भी है, सोर्स कोड मैनेजमेंट भी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है। तो गिटहब और अजूर डेवऑप्स दोनों माइक्रोसॉफ्ट के टूल हैं। गिटहब और अजूर डेवऑप्स दोनों में ऑलमोस्ट हर तरह के डेवऑप्स प्रैक्टिसेस के टूल स्टैक्स अवेलेबल है SaaS बेस्ड, जिनको कि आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोई कंपनी अजूर डेवऑप्स का इस्तेमाल कर रही है तो वो कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करेगी। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन का टूल, डॉक्यूमेंटेशन का टूल आता है। फिर आता है SCM, कोड मैनेजमेंट का। फिर आता है SCM के बाद आर्टिफैक्टरी का, ये आर्टिफैक्ट्स कहाँ स्टोर करेंगे, सोर्स कोड मैनेजमेंट के बाद। फिर आता है CI/CD। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अजोर बोर्ड है,
डॉक्यूमेंटेशन के लिए अजूर विकी है, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अजूर रिपोज है, आर्टिफैक्ट्स के लिए अजूर आर्टिफैक्ट है, CI/CD के लिए अजूर पाइपलाइन है, कंटेनर रजिस्ट्री के लिए ये अजूर का ही टूल है, लेकिन अजूर डेवऑप्स का पार्ट नहीं है, सेपरेट पार्ट है, क्लाउड अजूर क्लाउड का पार्ट है, जो मैं आपको नेक्स्ट बताने जा अजूर कंटेनर रजिस्ट्री। ठीक, तो इतने तरह के टूल्स हैं। अब जो अजूर डेवऑप्स है, अजूर डेवऑप्स का जो बेस है वो है ऑर्गेनाइजेशन, अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन अजूर डेवऑप्स का बेस है। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसके बाद उसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना के उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अजूर डेवऑप्स, जैसे अजूर में एक हायरार्की होती है, आप सबको पता है अजूर में हायरार्की होती है। अजूर में हायरार्की क्या होती है, पहले मैनेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप्स के अंदर में हम लोग क्या बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन, रिसोर्स ग्रुप, सॉरी रेप्स। सब्सक्रिप्शन के अंदर में हम लोग क्या बनाते हैं, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप के अंदर में हम लोग क्या बनाते हैं, रिसोर्सेस। रिसोर्स ये सब क्यों होता है, क्योंकि पॉलिसीज अप्लाई हो सके अलग अलग लेवल पे, अलग अलग तरह की फैसिलिटेट कर सके, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरह का एक्सेस कंट्रोल या रोल अप्लाई हो सके, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर होता है। वैसे ही अजूर डेवऑप्स में भी स्ट्रक्चर है, अजूर डेवऑप्स में भी स्ट्रक्चर है। अजूर डेवऑप्स, अजूर डेवऑप्स का क्या स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपके पास होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स के अंदर फिर हमारे पास होता है रिसोर्सेस। अब वो रिसोर्सेस क्या हैं, वो वही है जो ऊपर हमने लिखा है लाइन नंबर 63 से 68 तक। तो ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट एंड रिसोर्सेस, ये जो है ये अजूर डेवऑप्स का है। अब अजूर डेवऑप्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे आके कि डेवऑप्स माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड का हर एक चीज अजूर डेवऑप्स, एंड देन यू फाइंड आउट अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू क्लिक ऑन अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, व्यू माय ऑर्गेनाइजेशन बटन आएगा, क्लिक किया, मेरे कौन कितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो देखो, ये मुझे लेके एक सेपरेट URL पे चला जाता है, aex.dev.azure.com पे, और मुझे कुछ ऐसी स्क्रीन मिलेगी। आपके केस में नहीं मिलेगी ऐसी स्क्रीन, व्यू की जगह आपके पास आएगा क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, या उस पर क्लिक करोगे तब भी आप इसी तरह की स्क्रीन पे आओगे जहाँ पे कि आप अपने लिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हो। तो इफ यू सी ऑर्गेनाइजेशन, हियर इट इज 1 2 3, मेरे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन है। एक का नाम है मी विजय, एक का एड्यूलैब 19 जुलाई, एक का नाम है एड्यूलैब 12 अप्रैल। तो आपको जो सबसे पहला काम करना होता है वो करना होता है, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना होता है अजूर डेवऑप्स स्टार्ट करने से पहले। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन बटन आप सबको दिखेगा, आप लोग क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन बटन पे जाएंगे, ये कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे dev.azure.com के बाद आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक नाम देना है, एडीओ 6 दिसंबर 25। उसके बाद ये कैप्चा है SNSW, कंटिन्यू करेंगे। अजूर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ अच्छा 3 ही ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है शायद, आई एम ऑलरेडी रीच टू, मुझे डिलीट करना पड़ेगा एक, so, जुलाई वाला डिलीट करूँ, अप्रैल वाला या ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करता हूँ और ऑर्गेनाइजेशन पे जाके थोड़ा सा इसको डिलीट मार दूँ, नहीं तो फिर मैं बना के दिखा नहीं पाऊंगा। जितना मैंने किया जस्ट खाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्विकली बन जाएगा।
3 ऑर्गेनाइजेशन शायद आप फ्री अकाउंट में क्रिएट कर सकते हो। ये अभी मैं ये पेंडिंग फॉर डिलीशन हो गया है, इसलिए आज मैं आपको अभी क्रिएट करके ये ऑर्गेनाइजेशन दिखा नहीं पाऊंगा, ये थोड़ा टाइम लेगा, डिलीट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए क्लास इतना ही करते हैं। आप सब लोग प्लीज़ कल इस जगह पे जाके अपना अपना एक अपने नाम से ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिएगा। URL dev.azure.com/ आपका नाम, और वो यूनिक होना चाहिए, मेक श्योर कि यूनिक है, ठीक है। तो सब लोग ऐसे ही करके अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन जरूर बना लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे इसके आगे। मेजरली सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर हम लोग चलेंगे, ठीक। एक बार आपको सारे टूल्स दिखा दूंगा उसके बाद। गुड फॉर टुडे, अनलेस एनीवन हैज एनी डाउट्स और क्वेश्चन। नो विजय सर, देख के पता चलेगा। ऑल गुड सर। ये अपलोड कब तक करोगे वीडियो आज की? अभी हो जाएगी, बट 1-2 घंटे ले लेता है ट्रांसकोड इनकोड होने में। ओके सर। ओके, Thank you. ऑल राइट गाइस। Thank you, sir. Bye.